तो फाइनली फिर एक और बारी एक न्यू वीडियो के साथ, और इस बारी आज हम करने वाले अमेरिकन राइटर है हमारे पास। तो क्योंकि अमेरिकन राइटिंग है तो सबसे पहली बात तो है हम बहुत एक डिफरेंट एज को पढ़ने वाले हैं और डिफरेंट राइटिंग स्टाइल को पढ़ेंगे हम, जो कि ब्रिटिश स्टाइल ऑफ राइटिंग से बिल्कुल डिफरेंट है। वर्क का नाम भी काफ़ी, वैसे आपने देखा होगा कवर फोटो भी काफ़ी अट्रैक्टिव है इसका। और जैसा वर्क का नाम है, एक ये भी बहुत ही एक अलग ही चीज है ना, देखने में भी लग रहा है कि वर्क का नाम देखो, द ग्लास मिनाजरी। अब ये देखो द ग्लास है, इसके बाद ये देखो ये जो एक वर्ड है द मिनाजरी, और ये वर्क का नाम है। और इसे लिखा किसने? बाय टेनेसी विलियम्स। जो टेनेसी विलियम्स है हमारे पास फाइनली अमेरिकन राइटर, और इसे फाइनली मैं कवर करने वाला हूं अभी। तो पहले तो इस वर्क के बारे में, हेडिंग के बारे में हम पता कर लेते हो। तो मैं एक बारी आपको बता दूं कि ये हेडिंग का मतलब क्या है। तो फाइनली यहाँ पे देखो, ग्लास यानी सिंपल ग्लास, ग्लास की कुछ कुछ एनिमल्स हैं, इसीलिए आपने कवर फोटो पे भी देखा होगा इसमें एक यूनिकॉर्न बना रखा है, और यूनिकॉर्न का एक स्पेशल इसमें एक सिंबल यूज हुआ है। तो मेनाजरी का मतलब क्या है? इस मेनाजरी का मतलब देखो, इसका मतलब क्या है पहले तो। इस मेनाजरी का मतलब है कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जो कि एग्जीबिशन या एग्जीबिशन के लिए जो रखते हैं। तो इस कहानी में क्या है कि ग्लास के मेनाजरी यानी एनिमल्स जो है, वाइल्ड एनिमल्स जो है, वो किसके हैं? ग्लास के हैं। इसका मतलब कांच के छोटे छोटे जानवर हैं। और छोटे छोटे जानवर किसी ने कांच के बहुत सारे रख रखे हैं, ऐसे क्यों रखेगा? क्योंकि किसी को शौक होंगे। तो किसी ने शौक में ग्लास के छोटे छोटे एनिमल्स रख रखे हैं, और उन्हीं में से एक एनिमल जो है वो यूनिकॉर्न है, जो कि इसकी कवर फोटो में इस पूरे वीडियो के बहुत ही खूबसूरत है वो यूनिकॉर्न दिखने में। तो ये है हमारे पास राइटिंग, इसका मतलब यही है, द ग्लास मेनाजरी, इसका मतलब कांच के छोटे छोटे जानवर। बहुत ही अट्रैक्टिव हेडिंग है जो कि टेनेसी विलियम्स ने यूज किया है यहाँ पे। तो अब हम बिना देर किए जल्दी यार फटाफट शुरू करते हैं कि है क्या इस राइटिंग में। दोबारा से कि ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, नीचे किसी ने कमेंट किया था कि फाइनली मुझे ये चाहिए और ये अर्जेंट है। तो फाइनली जो जो आप रिक्वेस्ट करोगे उन सभी की वीडियो मैं लेके आऊंगा। हाँ, 2-3 दिन आगे पीछे हो तो इसमें टेंशन मत लेना, क्योंकि पहले और भी बहुत सारे वर्क होते हैं, क्योंकि 2-3 और कई जगह ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ती है मुझे, इसीलिए। चलो अब शुरू करते हैं इसे फाइनली। ये इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन पार्ट। अब इस इंट्रोडक्शन पार्ट में देखो क्या क्या चीज है। पहले तो जिस तरह का हम हमेशा डिस्कोर्स करते हैं, यानी फाइनली हम उस चीज को बहुत डीप में पढ़ते हैं, तो हर चीज का मीनिंग हमें क्लियर होना चाहिए और हर चीज के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो जो ग्लास मिनाजरी है, ये कि प्ले है। फर्स्ट थिंग, इट्स अ प्ले। तो याद रखना, वहां नॉवेल मत लिखाना, ना ड्रामा लिखाना, इट्स अ प्ले। ठीक है, ये प्ले है। एंड वॉज रिटन बाय अमेरिकन प्ले राइट। ठीक है, तो प्ले राइटर है, उसने लिखा था, वो भी अमेरिकन। एक तो ये चीज ध्यान रखना है, एक आपको प्ले याद रखना है, क्योंकि आंसर राइटिंग के टाइम पे ऐसी गलती हो जाती है। कई बार बच्चे जल्दीबाजी में नॉवल लिखाते हैं, कई नॉवल की जगह क्या लिखाते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ द स्टोरी, कहानी की ये स्टोरी है। तो भाई वैसे तो चल जाता है काम, पर क्योंकि हम लिटरेचर फील्ड से, हम इंग्लिश लिटरेचर के फील्ड से हो, तो बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है नॉवल में, स्टोरी में, पोएम में, प्ले में। ठीक है, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो मैं ले आऊँगा कि नॉवल क्या है, स्टोरी क्या है, प्ले क्या है, इनमें बहुत डिफरेंस है। तो लिखा किसने? अगेन द विलियम। ठीक है, विलियम्स ने लिखा है। और इसको हम टेनेसी विलियम के नाम से भी जानते हैं इन राइटर को। 1911 1983 ये जरूरी नहीं है, तो अभी तक क्या जरूरी है, यानी प्ले राइटिंग है, और अमेरिकन प्ले राइटर यानी टेनेसी विलियम्स ने लिखा है। और ये सीन किसके ऊपर बेस्ड ऑन राइटिंग है? देखो, कोई भी अगर राइटिंग हो, मैं अगर कोई भी राइटिंग की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे स्पेशल मैंने फोकस दिया अमेरिकन राइटिंग पे। अमेरिकन राइटिंग की खासियत ये है कि वो ज्यादातर जो है कंटेंट बेस्ड राइटिंग होती है। इसमें स्टाइल और डिक्शन पे फोकस नहीं करते कि राइटिंग में एक प्रॉपर इयाम होना चाहिए या पेंटामीटर होना चाहिए या ब्लैंक वर्स में लिखा होना चाहिए, ये सब नहीं। ये कंटेंट पे बिलीव करते हैं कि भाई क्या दिखाना चाह रहे हैं हम और क्या बताना चाह रहे हैं हम। तो ये कंटेंट बेस्ड राइटिंग है। अब कोई कंटेंट अगर आप डिजाइन कर रहे हो तो उसके पीछे कोई एक हिस्ट्री या हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस होना चाहिए। ये पूरी राइटिंग जो है ये ग्रेट डिप्रेशन के ऊपर बेस्ड ऑन है। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। ग्रेट डिप्रेशन का मतलब क्या है? तो एक ये चीज है, इसको भी समझना पड़ेगा हमें। ग्रेट डिप्रेशन जो है वो अमेरिका में आई थी 1929 में। अब इसे क्या है, 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आई थी, और 1929 से लगभग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था? सितंबर 1 1939।
तो 1929 से 1939 तक, यानी 1 डेकेड, एक सिंगल डेकेड यानी 10 साल तक ये डिप्रेशन चला। अब इकोनॉमिक डिप्रेशन के नाम से भी जानते हैं इसे, ग्रेट डिप्रेशन के नाम से भी जानते हैं, कई बार इसे कुछ लोग ब्लैक ट्यूसडे के नाम से भी जानते हैं, ब्लैक ट्यूसडे। इसे और भी किसी नाम से क्या जानते हैं हम, इसे और भी कहते हैं, जैसे हम वॉल स्ट्रीट क्रैश, वॉल स्ट्रीट क्रैश के नाम से भी जानते हैं। यानी जो शेयर मार्केट था अमेरिका का, जिन्होंने कॉमर्स ले रखी उनको थोड़ा बहुत ज्यादा समझ आ रहा होगा, जो शेयर मार्केट था वो पूरा एक तरह से टूट गया। इतना ज्यादा जो शेयर मार्केट में इतना ज्यादा मंदी आ गई जिसे कहते हैं, इतना ज्यादा, जिस वजह से जो है ये पूरी इकोनॉमी जो है वो थ्रैश हो गई, पूरी इकोनॉमी टूट गई। अब इकोनॉमी टूटने की वजह से जो पूरे अमेरिका है, अमेरिका की हालत खराब होगी। अमेरिका ही नहीं, इसमें बड़े बड़े देश, उसमें इंडिया भी एक पार्ट था, ठीक है, इंडिया में भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। पर क्योंकि हम सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं तो हमें सिर्फ इस नॉवेल के रिगार्डिंग पढ़ना है। तो ग्रेट डिप्रेशन के बाद कई बड़ी बड़ी राइटिंग निकल के आई, जैसे कि स्टाइनबैक की राइटिंग आई, जॉन स्टाइनबैक कहते हैं, जैसे द राथ ऑफ द ग्रेव्स, द ग्रेव्स ऑफ द राथ नाम से एक वर्क है, कि इतना ज्यादा ग्रेट डिप्रेशन की वजह से इतने ज्यादा भुखमरी बची और हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिला। जब रिसोर्सेज कम हो, यानी ये मान लो इतना ही रिसोर्सेज है और डिमांड बहुत ज्यादा है ना, इतनी सारी डिमांड है, ये रेड वाली डिमांड है, रिसोर्सेज कम है, डिमांड ज्यादा है, तो दैट मेक्स द इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन में कौन सा, हाइपर इन्फ्लेशन, एकदम से इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा आ जाना, जिस वजह से हालत बहुत खराब हो गई। और लोगों को यह लग रहा था हालत सुधरेगी, पर सुधरने का नाम कहां ले। ग्रेट डिप्रेशन के बाद एकदम से, मतलब अभी हम ग्रेट डिप्रेशन से ही निकल रहे थे कि एकदम से क्या हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गया। तो ये वो एज था, उसके ऊपर बेस्ड राइटिंग है ये। तो ग्रेट डिप्रेशन का इसके ऊपर बहुत असर है, इस राइटिंग के ऊपर। और आपको अगर मैं इन शॉर्ट कहूं तो स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी, इस पूरी राइटिंग की अगर मैं स्पाइन की बात करूं तो दैट इज ए ग्रेट डिप्रेशन। इसके ऊपर डिजाइंड है राइटिंग, इट इज ऑल्सो द प्लॉट, यही प्लॉट फ्रेम करेगी इस पूरे राइटिंग की। एंड द राइटिंग इज अगेन, राइटिंग का नाम क्या है, द ग्लास मेनाजरी। तो ग्लास मेनाजरी जो है किसके ऊपर बेस्ड है, द ग्रेट डिप्रेशन। उसके बाद अमेरिका पूरा, ये आपको पता है, बिल्कुल हालत बहुत ज्यादा वैसी हो गई थी। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे वो अलग बात है, अमेरिका ने वर्क हार्ड पार्टी हार्ड जैसे, और एक एक टाइम पे दो दो बहुत ज्यादा काम करना लोगों ने शुरू कर दिया। और ज्यादा से ज्यादा जो है, जैसे कि गन वगैरह, मशीन गन, ये सब बना के अमेरिका तो एक तरह से निकल गई और बाद में जाके यूनिपोलर फ्रेम में आ गई यूएसएसआर के टूटने के बाद 1991 में। पर इतना ज्यादा आपको फैक्ट नहीं याद रखना, बस ये ध्यान रखना इस राइटिंग के ऊपर इंपैक्ट है ग्रेट डिप्रेशन का। और 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था क्योंकि शेयर मार्केट एकदम से टूट चुका था और इकोनॉमी थ्रैश हो गई, और इसी को ब्लैक ट्यूसडे नाम से भी जानते हैं। तो इसका इंपैक्ट सोसाइटी पे क्या पड़ा, उसके ऊपर ये राइटिंग है। दिस प्ले इज बीइंग डिस्क्राइब्ड एज ए ड्रामेटिक एज ए मेमोरी, ठीक है। एक तो ये भी ध्यान रखना है, ये पूरे लिटरेचर में है ना, एग्जैगरेट नहीं कर रहा मैं, कहीं आप सोचो कि मैं उन एग्जैगरेशन के बेसिस पे बात कर रहा हूं कि ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सबसे बड़ी बात क्या है, ये फर्स्ट मेमोरी बेस्ड राइटिंग है लिटरेचर में। मेमोरी बेस्ड राइटिंग का मतलब क्या है, यानी एक तरह का साइको फ्रेम राइटिंग है ना, कि मेमोरी यानी दिमाग के थ्रू कुछ कुछ चल रहा है, सेंट्रल कैरेक्टर दिमाग के थ्रू मूव हो रहा है। तो और मेमोरी बेस्ड राइटिंग है, ये इस प्ले की खासियत है। तो जब भी अगर ये राइटिंग आए तो ये प्लीज इसको मत भूलना। तो जो मैं चीज कह रहा हूं उसको तो बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। एक तो मेमोरी बेस्ड राइटिंग है तो इसको तो पूरा ध्यान ही रखना है, मेमोरी बेस्ड राइटिंग है तो मेमोरी बेस्ड राइटिंग है, ठीक है। ये नहीं भूलना, ठीक है। तो जो मैं इसे येलो से कर रहा हूं ये तो याद ही होना चाहिए, एज ए मेमोरी बेस्ड राइटिंग, एंड इट इज बेस्ड ऑन द ग्रेट डिप्रेशन इंसिडेंट। और अमेरिकन प्ले राइटर है अगेन द टेनेसी विलियम ने लिखा है। उसके बाद ये एक प्ले है, और ये सब तो मेन है ना, ये सब तो ध्यान रखना ही है। और एक और चीज और मैं बताना चाहूंगा इस राइटिंग से ही रिलेटेड, इट्स एन ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेशनिज्म। तो ये एक्सप्रेशनिज्म का भी एक एक्सलेंट एग्जाम्पल है। तो यहां लिख देता हूं मैं कहीं कोने पे एक्सप्रेशनिज्म। तो एक्सप्रेशनिज्म का भी ये एक एग्जाम्पल है। अब एक्सप्रेशनिज्म क्या है ये आगे भी करेंगे, आगे भी तो वीडियो है,
यही थोड़ी सब कुछ करना है। तो आगे मैं समझा दूंगा ये एक्सप्रेशनिज्म का क्या इंपैक्ट है, पर इन वर्ड को नहीं भूलना जो जो इसमें मेन है। जैसे एक्सप्रेशनिज्म हो गया, मेमोरी बेस्ड राइटिंग हो गया, इट बेस्ड ऑन द ग्रेट डिप्रेशन जो कि प्लॉट की तरह काम कर रहा है। अगेन अमेरिकन स्टाइल ऑफ राइटिंग, इट मीन द कंटेंट बेस्ड राइटिंग है, 1920s 30s की राइटिंग है। ठीक है, ये सारा कुछ पता होना चाहिए। ग्लास मिनाजरी, मिनाजरी मीन्स अगेन द कलेक्शन ऑफ द एनिमल, पर यहाँ पे कलेक्शन ऑफ एनिमल इन द फॉर्म ऑफ ग्लास है। और यूनिकॉर्न कवर पे लग रखा है, देख लेना, बहुत प्यारा है वो। चलते हैं अब आगे। ये जो प्ले है टेनेसी विलियम ने, द ट्रीटमेंट ऑफ द स्पेसमैन ऑफ, देखो टॉर्चर्ड पीपल, ऐसे लोग जो कि टॉर्चर्ड किए गए और उनकी सफरिंग को उसी के बेस पे, ये इमेजिनरी थॉट्स के बेस पे, ड्रीम कन्वेंशन के बेस पे राइटिंग है। सिंपल भाषा में समझते हैं, कुछ लोग सता दिए गए हैं, यानी टॉर्चर्ड पीपल है। ठीक है, कुछ लोग, ये इसमें जो कैरेक्टर है उनको, उनके ऊपर बहुत ज्यादा जो है, बहुत ज्यादा प्रेशर आ रखा है। तो कैरेक्टर के ऊपर एक्सटेंसिव प्रेशर है और सोसाइटल प्रेशर होगा, बिल्कुल समाज का एक बहुत ज्यादा प्रेशर है कैरेक्टर के ऊपर। और इतना ज्यादा एक्सटेंसिव प्रेशर की वजह से इमेजिनेटिव राइटिंग है, ड्रीम बेस्ड राइटिंग है। जैसे मान लो मैंने किसी बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया, ठीक है, उसे एक दिन में ही मैंने क्या 50 नॉवेल करवा दी, अब इतना तो हो नहीं सकता, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो वो ड्रीम कन्वेंशन में मूव हो जाता है। जब भी एक्स्ट्रा प्रेशर किसी के ऊपर डाला जाता है तो वो एक अलग जगह ओरिएंट हो जाएगा, वो किसी और तरफ मूव हो जाएगा, एंड दैट इज अगेन द फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी। ऐसे ही मेमोरी फॉर्म होती है और इसी को हम क्या कहेंगे फाइनली, इमेजिनरी थॉट्स, है ना, वो इमेजिनेशन में चला जाएगा कि बहुत ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर डाल दिया गया है। विलियम रिस्टोर्ड टू द आर्ट ऑफ एक्सप्रेशनिज्म, देखो आगे यहाँ पे एक्सप्रेशनिज्म, ये रहा एक्सप्रेशनिज्म, है ना, तो एक्सप्रेशनिज्म के ऊपर बेस्ड राइटिंग है। इन हिज प्ले द ग्लास मेनेजरी ही यूजेस द मेमोरीज, एक तो मेमोरी यूज किया है, ड्रीम्स कन्वेंशन पे राइटिंग है, इल्यूजन मैक्सिमम है, एंड द एग्जैगरेशन है, कई जगह इमोशंस को एग्जैगरेट किया गया, बढ़ाया गया। अब ये क्या है, देखो एक्सप्रेशनिज्म, एक्सप्रेशनिज्म का मतलब होता है द राइटिंग दैट वन इज बेस्ड ऑन रियलिटी, सच के ऊपर आधारित कहानियां। अब सच क्या है इसमें, ग्रेट डिप्रेशन, जब इतना ज्यादा डिप्रेशन आ गया था अमेरिका में तो कई लोगों की जॉब चली गई, कई क्या मतलब कि मैं ये कहूंगी सभी की चली गई थी, कुछ रह गए होंगे मुट्ठी भर लोग, ठीक है, जिनकी रह गई होगी जॉब, बाकी तो सभी की जॉब चली गई थी। और ऐसे टाइम पे एकदम से वापस आना, और इतनी ज्यादा जो लोगों के दिमाग के अंदर पहले ये था कि हम ये करेंगे लाइफ में, ये करेंगे, उनको पूरा ड्रीम जो है वो थ्रैश हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो एक्सप्रेशनिज्म उन रियलिटी पे फोकस राइटिंग है। तो होता क्या एक्सप्रेशनिज्म, इट इज द राइटिंग दैट वन इज बेस्ड ऑन द रियलिटी। तो रियलिटी पे बेस्ड राइटिंग को ही एक्सप्रेशनिज्म कहते हैं। और बाकी मैंने बता दिया, ग्लास मेनेजरी में मेमोरीज का कन्वेंशन यूज हुआ है, ड्रीम कन्वेंशन है, इल्यूजन है, और एक्सप्रेशनिज्म को साफ दिखाया गया है। Glass Menagerie is written to show the miserable life of the people in a world full of frustration and depression. अमेरिका उस समय पे, और अमेरिका का तकरीबन सिटीजन जो है वो फुल ऑफ फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेशन में थे। एक बारी वो लाइफ ऐसे लीड ऑन कर रहे थे कि आर पार के, फिर एकदम से जब ऐसा हुआ 1929 का डिप्रेशन देखा, ब्लैक ट्यूसडे, एकदम से ये सब कुछ खत्म हो गया। अगले दिन ही न्यूज आया कि कई लोगों की नौकरी चली गई, शेयर मार्केट बिल्कुल खत्म हो गया, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फैक्टर ही बिल्कुल टूट चुका था, तो सभी की नौकरी चली गई। जो भी अच्छी अच्छी पोस्ट पे थे सब हाथ धो के बैठ गए उससे। तो फ्रस्ट्रेटेड राइटिंग है, डिप्रेसिव राइटिंग है, ठीक है। इसका ये क्या है, इससे बाद फेलियर एंड द फियर, फेलियर और फियर का डर आपको देखा जा सकता है, क्योंकि जो राइटिंग है 1929 पे बेस्ड राइटिंग है, और एक तरह का प्रिकर्सिव थ्रेट भी था इसके ऊपर। प्रिकर्सिव का मतलब क्या होता है, पहले से, और पहले से डर किस चीज का था, अपकमिंग वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होने वाली थी, और एकदम से हो भी गई 1939 सितंबर 1। सेल्फ डिसेप्शन और स्पिरिचुअल वैल्यू को भी टेस्ट में रखा गया है इसमें, है ना, वो जब मैं प्ले कवर करेंगे जब हमें ये पूरा समझ आ जाएगा। तो फाइनली इस कहानी को अच्छी तरह से समझने के लिए मैं एक पर्टिकुलर एक तरह से फ्लो चार्ट लेके आया हूँ, और इस फ्लो चार्ट से हम इसे बिल्कुल अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पे एक शॉर्ट मैकेनिज्म के थ्रू मैं समझाऊंगा, और इससे नेक्स्ट वाली स्लाइड में मैं अच्छी तरह से बता दूंगा, पर मेरे को नहीं लगता है कि इतनी जरूरत पड़ेगी कि नेक्स्ट वाली स्लाइड में और दोबारा से समझाने की। तो समरी से कोई क्वेश्चन वैसे भी नहीं आते, पर हाँ समरी आनी चाहिए, ताकि एक तरह से जो आगे एनालिसिस हम करेंगे उसका एक पर्सपेक्टिव सही हो। तो देखो भाई, शुरुआत कहाँ से करेंगे फाइनली। तो पहले ये जो कैरेक्टर है हमारे पास, बिल्कुल सेंट्रल कैरेक्टर है, ये सेंट्रल कैरेक्टर है, ठीक है, ये टॉम। तो टॉम सेंट्रल कैरेक्टर है।
कहानी की शुरुआत में जो है फाइनली जब ये सीन ओपन होता है तो हमें कई कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, पर फाइनली टॉम एक सेंट्रल कैरेक्टर हम लेके चल सकते हैं। देखने में आपको लग रहा होगा वैसे ये प्ले है, ये तो पता ही है, तो प्ले राइटिंग है। और सेकंड थिंग क्या है कि कैरेक्टर्स देखो कितने कम है। एमेंडा और उसके बाद ये टॉम के फादर और ये टॉम की क्या है, मदर है। तो ये टॉम की मदर है, ये टॉम का फादर है। फादर के नाम को यहाँ पे नहीं बता रखा इस पूरे कहानी में। ये टॉम की सिस्टर है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सिस्टर है ये टॉम की। और इस तरफ ये एमेंडा टॉम की मदर, और लॉरा जो है वो टॉम की सिस्टर। तो ये कैरेक्टर जो है ये बीच में इंटरवीन करेगा, अभी ये कैरेक्टर सीन में नहीं है। तो स्टार्टिंग में टॉम को दिखाया जाता है कि टॉम एक वेयर हाउस में काम करता है, सिंपल सी बात है। और टॉम जो है अपनी लिविंग को अर्न कर रहा है, यानी सिंपल किसी तरह से लाइफ को जी रहा है और थोड़ा बहुत बस कमा के लेके आता है, यानी सर्वाइवल मैकेनिज्म में चल रहा है। और आपको पता होगा ऐसा क्यों चल रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया था 1929 के इकोनॉमिक डिप्रेशन पे ये राइटिंग है। तो डिप्रेशन के बेस ये राइटिंग है, इसीलिए टॉम को ऐसे दिखा रखा है कि बस किसी तरह से ये अपनी जो लिविंग है एक तरह से अर्न कर रहा है। एमेंडा जो है वो इतनी सेटिस्फाई नहीं है टॉम से। और जब कहानी की शुरुआत होती है तो फादर को इंट्रोड्यूस किया गया है कि इनके फैमिली के साथ, देखो इनके फैमिली में अभी 3 मेंबर रह रहे हैं, इसे मैं ग्रीन से कर देता हूँ। 3 मेंबर है इनके फैमिली में, एक तरफ लॉरा और टॉम और उसके बाद एमेंडा, ये तीनों अभी फैमिली में, 1, 2 और 3। तो जो टॉम के फादर हैं या फिर एमेंडा के हस्बैंड, ये पूरे फैमिली को बहुत पहले छोड़ के जा चुके हैं। और जाते वक्त बस एक पोस्ट कार्ड छोड़ के गए हैं, और उस पोस्ट कार्ड में क्या लिखा हुआ है, हेलो, और हेलो के बाद क्या है, गुड बाय। तो फाइनली हेलो एंड द गुड बाय ये लिखा हुआ है। जो फर्स्ट, जैसे कि हम इस कहानी के थ्रू एंटर करते हैं तो फादर के साथ यही है कि फादर को दिखा रखा है, और ये रीजन नहीं है इसके पीछे, इसमें कहीं पे भी रीजन नहीं दिखा रखा कि ऐसा क्यों कहा टॉम के फादर ने कि हेलो और उसके बाद सीधा क्या है, गुड बाय। एक पोस्ट कार्ड है और उस पोस्ट कार्ड के बाद यहाँ पे सीन जो है वो फेड आउट हो जाता है। तो यानी स्टार्टिंग में बस बिल्कुल ध्यान रखना है आपको कि फादर को इंट्रोड्यूस किया गया है, और फादर के ने एक पोस्ट कार्ड वो फैमिली के नाम पे छोड़ के चले जाते हैं, और उस पोस्ट कार्ड में क्या लिखा हुआ है, फाइनली जो हेलो है और उसके बाद क्या है, गुड बाय। तो बाद में जो फैमिली को जो लीड कर रही है वो एमेंडा के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रखी है। और एमेंडा की एक तरफ क्या है, हमारे पास उसका बेटा टॉम, जिससे कि वो उतनी ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है। और टॉम की जो सिस्टर है वो लॉरा का जो है एक पैर छोटा है, ठीक है। तो जिस वजह से लॉरा कैरेक्टर के अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, इतना ज़्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि उसे बार बार ही ऐसा लगता है कि उसके अंदर वो बाकियों की तरह नहीं है, उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं है लाइफ को लीड करने की। तो इस वजह से भी इस पूरी कहानी में कहीं ना कहीं एक जो सीन है वो सेट होता है। तो ऐसे कहानी की शुरुआत होती है। तो टॉम को दिखाया गया वेयर हाउस में काम करते हुए। एमेंडा पूरी तरह से देख रही कि टॉम जो है, टॉम वो उस तरह से नहीं कमा पा रहा जो उसे कमाना चाहिए। फिर सीन को दिखाया गया, लॉरा को दिखाया गया, लॉरा के इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में बता रखा कि किस तरह से वो वीक और एक फ्रेजाइल कैरेक्टर है, कमजोर कैरेक्टर है। अब बात शुरुआत होती है हमारे पास यहाँ पे कि एमेंडा किसी तरह से ये सोच रही होती है कि लॉरा की शादी हो जाए। अब इस लॉरा की शादी जो है इसके लिए वो देखती है कि लॉरा को कोई सूटर मिल जाए, ठीक है। वो शूटर नहीं, यहाँ पे स्यूटर है, यानी कोई इसको जो चाहे, इसको जो पसंद करे, ठीक है। अगर इसको कोई पसंद करने वाला मिल जाए तो एमेंडा की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खत्म हो जाएगी, यानी लॉरा की शादी हो जाएगी। टॉम को अंदर एक राइटिंग स्किल दिखाया हुआ है, और टॉम को अपने स्कूल डेज में उसके जो फ्रेंड हुआ करते थे वो शेक्सपियर के नाम से बुलाते थे। यानी ये पोएट्री भी लिखता है कई बारी, और कई बारी अलग अलग राइटिंग ये सब भी करता है। ये अपने वर्क के साथ साथ लिटरेचर में भी इसका पूरा इंटरेस्ट है टॉम का। तो जैसी कहानी आगे मूव होती है तो एमेंडा बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है लॉरा को लेके कि इसकी शादी होगी कि नहीं होगी, कैसे है। फिर एक दिन एमेंडा पूछ ही लेती है लॉरा से, अगर तुम्हारे कोई कभी तुम्हें कोई पसंद आया हो या कभी किसी के साथ तुम्हारा दिल भी कभी लगा हो, तब लॉरा जो है वो एक्सप्लेन करती है इस कहानी में कि हाँ, स्कूल डेज में, यानी जब वो 10th स्टैंडर्ड में थी और स्कूल डेज में उसका एक क्रश था, उसका नाम क्या था, जिम। तो जिम के साथ उसका जो है वो, उसको बहुत ज़्यादा जिम पसंद था, पर जिम को वो पसंद थी कि नहीं पसंद थी इसके बारे में नहीं पता, ठीक है ना, कहानी में बता रखा है। बस लॉरा ने अपनी मम्मी को यही बताया, अपनी मदर को, कि मुझे जिम बहुत ज़्यादा पसंद था।
पर फिर स्कूल डेज खत्म हो गए। उसके बाद लॉरा में ना इतनी हिम्मत आई क्योंकि इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर के अंदर है, और इसके बाद बाकी कुछ नहीं हुआ। तो टॉम के ऊपर वहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है अमेंडा के द्वारा कि वो लाइफ में कुछ हट के करे, है ना। पर इतना नहीं कर सकता क्योंकि याद रखना 1929 का डिप्रेशन का टाइम है, सभी की जॉब जा रही है, तो वहाँ पे टॉम कैसे करेगा। इस कहानी की खासियत ये है यहाँ पे इस पूरे प्ले की, स्टार्टिंग में फादर जो है वो चला जाता है, और एंड में जब कहानी के जैसे ही एंड होगा उस एंड में टॉम चला जाएगा। जैसे इसके फादर गए थे एग्जैक्ट ऐसे ही टॉम चला जाएगा। अब होता क्या है, एक दिन टॉम आता है, और टॉम बीच में और भी कई सीन है कि जैसे कि टॉम एक दिन अब जो लोरा के पास एक एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है आपके, लोरा के पास एनिमल उसके कलेक्शन की एक उसके पास हॉबी थी कि वो छोटे छोटे जानवर इकट्ठे करती थी ग्लास के। इसीलिए इस पूरे प्ले का नाम क्या है, ग्लास मिनाजरी। मिनाजरी का मतलब क्या होता है, कलेक्शंस। तो कलेक्शन ऑफ एनिमल्स, और जो एनिमल्स है वो किस फॉर्म में, ग्लास के फॉर्म में। उसमें से जो उसका फेवरेट है वो क्या है, यूनिकॉर्न, जो कि हमने कवर पे भी दिखा रखा है इसमें। तो यूनिकॉर्न इसका फेवरेट है, वो उसी को सेट करती रहती थी, उन्हीं को देखती रहती थी। एक दिन टॉम से वो गलती से इधर उधर बिखर जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है लॉरा। जैसे एक तरह से ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन है वो इसमें बहुत सही दिखा रखा है। फिर टॉम एक दिन अमेंडा टॉम क्यों कहती है कि तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी बहन के लिए तुम भी कोई लड़का देख के लाओ। फिर टॉम एक दिन लेके आता है कि कहता है कि मेरी नज़र में एक लड़का है, उसको मैं इनवाइट करता हूँ और देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं। ये अमेंडा बहुत ज़्यादा खुश होती है कि टॉम की नज़र में एक लड़का है, और टॉम उस दिन अपने दोस्त को लेके आता है, और उसके दोस्त का नाम क्या होता है, जिम। ये ठीक, हाँ बिल्कुल सही, ये वही जिम है, वही वाला जिम जो कि किसका प्यार था, लॉरा का। तो जैसे ही लॉरा देखती है टॉम के फ्रेंड को, तो लॉरा एकदम से खुश हो जाती है, ये तो वही जिम है जिससे स्कूल डेज में वो जिससे प्यार करती थी। और फिर जिम की एंट्री फाइनली होती है इनके घर पे। और टॉम, उसके बाद क्या होता है कि देखो शॉर्ट में मैं अभी यहाँ समझा रहा हूँ, पर एक तरह का शॉर्ट मैकेनिज्म नहीं है, वैसे ही पूरी कहानी भी समझ आ जाएगी। फिर क्या होता है, टॉम जो है फाइनली इतनी अच्छी तरह से पैसे नहीं कमा पाता, जिस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी बिल को नहीं भरता है। तो जिस दिन जिम की एंट्री होती है और जिस दिन जिम आता है, और उसी दिन जो है जैसे ही रात का टाइम होता है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल क्योंकि भरता नहीं है वो टॉम, और वो क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं होते, तो फाइनली इलेक्ट्रिसिटी के लिए पैसे दिए होते हैं अमेंडा ने या इसकी मदर ने, पर ये फिर भी नहीं भरता, जिस वजह से लाइट जो है वो डिसकनेक्ट हो जाती है, यानी लाइट का कनेक्शन कट जाता है। और जब लाइट का कनेक्शन कट जाता है तो फाइनली मौका मिल जाता है किसको, लॉरा को, और लॉरा के साथ किसको मौका मिल जाता है फाइनली, लॉरा और जिम को। तो जिम और जो लॉरा है वो फाइनली, लॉरा जो है वो जिम को लेके जाती है और अपनी ग्लास कलेक्शंस दिखाती है कि देखो मेरे पास इतने तरह के एनिमल्स वगैरह ये सब कुछ। वो आपस में एक दूसरे को देखते हैं, और फाइनली जो उन दोनों के एक करीबी बढ़ती जाती है, और फाइनली जो जिम है वो लॉरा को किस कर देता है। तो ऐसे मौके पे दोनों के बीच में जब जितने ज़्यादा क्लोजनेस बढ़ती है उतनी ज़्यादा अमेंडा बाहर खुश हो रही थी, क्योंकि अमेंडा को लगता है कि ठीक है, लॉरा के लायक जो है वो लड़का मिल चुका है, और इसका पहले भी ये लव था। पर फाइनली क्या होता है, जिम से गलती से वो यूनिकॉर्न का वो जो ग्लास है, ग्लास मिनाजरी, यानी एक जो यूनिकॉर्न वाला जो एनिमल होता है ग्लास का, वो गिर जाता है और वो टूट जाता है। फाइनली एकदम से ये दोनों अलग हो जाते हैं, और ये सॉरी कहता है जिम। फिर जिम एक बार फिर जिम साथ ही साथ ये और कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मेरी लाइफ में पहले से मेरी एक फियांसे है, यानी उसने पहले से ही देख रखा है कि उसकी लाइफ में एक लड़की है जिससे वो शादी करेगा। और ये सुनने के बाद लॉरा एकदम से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है, और साथ ही साथ उसका दिल टूट जाता है, और लॉरा बाहर निकल जाती है और जिम भी बाहर निकल जाता है। फिर लॉरा ये बात अमेंडा को बताती है कि इस तरह से जिम आया और जिम के लाइफ में पहले से एक लड़की है। और अमेंडा को लगता है ये सारा सीन सेट किसने किया है, टॉम ने किया है, यानी उसके लॉरा के भाई ने और उसके बेटे ने, है ना। टॉम वही तो हुआ ना लॉरा का भाई, क्योंकि टॉम का फ्रेंड है। तो अब अमेंडा जो है गुस्सा करती है बहुत ज़्यादा टॉम के ऊपर, और टॉम को एंड में टॉम की जॉब भी चली जाती है उसी उससे अगले दिन ही। टॉम इतना ज़्यादा जो है ये सब कुछ सह नहीं पाता, इसीलिए वो घर को छोड़ के चला जाता है। तो जैसे ही लूज, जैसे कि स्टार्टिंग एक तरह से पूरी तरह से डिफाइन नहीं है, एक तो लूज एंडिंग वगैरह, और इसी तरह से लूज एंडिंग भी रखा गया इस पूरी कहानी की। कहानी में कैथारसिस का कंसेप्ट पूरा है, जो कि हम आगे एनालिसिस में समझेंगे। बस यही कहानी थी, इन शॉर्ट में कहानी यही है कि टॉम है, और टॉम के फादर स्टार्टिंग में छोड़ के चले गए। अमेंडा है, अमेंडा आपको पता है टॉम की मदर है, और टॉम की मदर जो है वो सीरियस है लॉरा को लेके। टॉम एक दिन अपने दोस्त को लेके आता है, दोस्त का नाम होता है जिम।
और ये जिम वही होता है जिसका क्रश होता है, फाइनली लॉरा का क्रश होता है वो अपने स्कूल डेज में। लॉरा और जिम पास आते हैं, एकदम से जिम ये कह देता है कि ठीक है कि मेरी लाइफ में जो है मेरी कोई और है जिससे कि मैं शादी करने वाला हूँ। इसका यूनिकॉर्न का वो टूट जाता है और यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती है। टॉम जो है वो उसकी जो जॉब है वो चली जाती है, और इसके पीछे रीज़न मैंने बता रखा है, इकोनॉमिक डिप्रेशन है अमेरिका का। और यहीं पे ये पूरी कहानी जो है एक तरह से लूज एंडिंग वे में ख़त्म हो जाती है। पर दोबारा कहानी से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, ना कहानी इंपॉर्टेंट है, कहानी से कोई लेना देना नहीं है। पर इकोनॉमिक डिप्रेशन पढ़ना है, 1929 का फेज पढ़ना है, तो एनालिसिस बिल्कुल अच्छे से देखना और कॉपी पेन लेके बैठना। जैसे यूनिकॉर्न किस चीज़ का सिंबल है, ग्लास मेनेजरी किस चीज़ का सिंबल है, राइटिंग किस एग्जैक्ट किस फॉर्मेट में है, ये सारा कुछ हमें समझना है। लास्ट स्लाइड में वेन डायग्राम के थ्रू जो प्रॉपर एक फ्लो चार्ट बनाया था उसके थ्रू मैंने समरी करवा दी थी। अब इस वाले में देखना आप वैसे ही सभी जितने भी अभी हमने पिछले वाले उसमें डिस्कस किया था वही कहानी है सेम, पर इसमें कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट लाइंस जो है और जो समरी के रिगार्डिंग मुझे इम्पॉर्टेंट लग सकता है मैं वो आपको बता देता हूँ। तो इसमें जो फर्स्ट देखो कि ये जो ग्लास मेनाजरी है, सबसे पहले से मेमोरी प्ले, तो ये इंपॉर्टेंट है, इट्स अ मेमोरी प्ले। तो ये मेमोरी प्ले है, ये मैंने आपको आई थिंक फर्स्ट एंड सेकंड स्लाइड में पहले भी बता दिया था। क्योंकि ये प्ले है तो इसमें आप देख सकते हो कि कर्टन राइसेस और उसी तरह से पर्दा एकदम से ऊपर उठना फिर गिरना, ये सब सीन तो होगा। जैसे ही इस पूरे प्ले की स्टार्टिंग होती है तो अपार्टमेंट में दिखा रखा है, इट्स अबाउट द फायर एस्केप का सीन दिखा रखा है, और फायर एस्केप सीन से एंटर करता है कौन, टॉम एंटर कर रहा है। यहीं से कैरेक्टर के बारे में पता चलता है। देखो फायर एस्केप क्या होता है, जैसे बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में जब कभी आग लग जाए तो एक निकलने का रास्ता होता है, उसी रास्ते से देखो टॉम एंटर कर रहा है। तो एक बिल्कुल हटके क्रिएटिव कैरेक्टर देखने को मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि कैरेक्टर क्रिएटिव है। और फाइनली दिखा रहा हूँ कितना सेट दिमाग का है और टेढ़े दिमाग का है। तो टॉम वहीं से एंटर करता है फाइनली। जो पूरे प्ले में है, इस पूरे प्ले को डिज़ाइन कर रखा है 1930s पे। मैंने कहा था इकोनॉमिक डिप्रेशन के टाइम पे ये पूरा प्ले जो है वो डिज़ाइंड है। और वेयर हाउस में टॉम काम करता है, ये मैंने अभी लास्ट आपको बिल्कुल बताया था अभी पिछले वाले उसमें स्लाइड में। और अमेंडा मदर इनकी, और इसकी यानी टॉम की मदर जो है अमेंडा है, और फाइनली जो सिस्टर जो लॉरा है, और वही जो इसके फादर जो है फाइनली स्टार्टिंग में जैसे ही प्ले बिल्कुल शुरू होता है तभी दिखाया जाता है कि इनकी पूरी फैमिली को छोड़ के चले जाते हैं, और क्या लिखा उसमें, हेलो गुड बाय। बाकी प्ले है तो देखो प्ले के कुछ कुछ फीचर्स होते हैं उसमें, देखो म्यूज़िक पीछे चलेगा बैकग्राउंड में, और ये पूरी मेमोरी प्ले है क्योंकि इसमें एक तरह से जो नरेटर है और जो हमारे पास सेंट्रल कैरेक्टर है उसकी मेमोरी फॉर्मेशन के थ्रू पूरा ये डिज़ाइन दिया गया है। बाकी मैं इसे डिस्कस कर दूंगा जब हम क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे इसके, और जब डीप में हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। अब इसे समरी के रिगार्डिंग समझो। इस समरी में बाकी ये बता रखा है कि किस तरह से टॉम और जो लॉरा है वो एमेंडा के साथ बहस करते रहते हैं, यानी जो टॉम और उसकी जो बहन है, यानी दोनों भाई बहन जो है अपनी मम्मी के साथ जो है अपनी माँ के साथ जो है बहस करते रहते हैं। और फाइनली अमेंडा जो है वो लॉरा को एक बिजनेस कॉलेज में लगाती है, पर कुछ दिन बाद पता चलता है लॉरा ने उस बिजनेस को छोड़ दिया क्योंकि सोशल एंजाइटी, यानी समाज में उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम था। और लॉरा काफ़ी टाइम जो है वो ग्लास मेनाजरी पे टाइम निकालती थी, जिसमें कि वो ग्लास फिगरिंग्स को, यानी जो ग्लास के जो एनिमल है उसको वो सेट करती रहती थी इधर से उधर, और कई बार इधर उधर हो जाता था उसकी वजह से भी, किसकी वजह से, टॉम की वजह से। और बाकी जो है फाइनली कि टॉम इसमें पोइट्री लिखता है, और जो टॉम के जो फ्रेंड है, जैसे कि मैंने बताया था जिम जो एंट्री करता है वो लास्ट टाइम, तो जो जिम जो है जो एंट्री करता है, जिम भी उसको किस तरह से डिनोट करता है, शेक्सपियर के, यानी जो टॉम के अंदर क्वालिटी है राइटिंग की। टॉम उसके बाद स्टम्बल, मतलब वन मॉर्निंग एक दिन टॉम आता है। बाकी पूरी देखो आप एक बार इसके रोक के पूरी समरी देख सकते हो, वही सब बातें हैं जो मैंने आपको उसमें बताया था अभी पीछे फ्लो चार्ट के थ्रू, कि टॉम कैसे शेक्सपियर से बताया जाता है कि उसके अंदर वो क्वालिटी है। और वो जो कैरेक्टर है जो उसका कलीग है वो जिम ओ कॉर्नर, ये वही जिम कॉर्नर है जिसका क्रश, जो क्रश था किसका था हमारे पास फाइनली, टॉम की बहन का है ना। तो टॉम की जो सिस्टर है लॉरा, लॉरा का क्रश कौन था, जिम। तो वही बात है। बाकी एक और चीज़ आपको यहाँ पे देखना होगा जो आई थिंक मैंने उसमें नहीं बताया, कि लॉरा को ब्लू रोज के नाम से बुलाता था। तो ब्लू रोज के नाम से बुलाता था, मिस प्रोनाउंसिएशन ऑफ हर द चाइल्डहुड अटैक ऑफ द प्लूरोसिस। तो बचपन में उसे प्लूरोसिस था, और प्लूरोसिस का मतलब क्या होता है, चेस्ट वगैरह ये सब जो है इन्फेक्शन के थ्रू फूल जाना।
तो इसी वजह से दैट ही हैड निक नेम्ड हर, इसी वजह से उसने उसका नाम ब्लू रोज रखा था। तो ये पूछ रहे थे कि विद मिस प्रोनाउंसिएशन ऑफ हर चाइल्डहुड अटैक ऑफ द प्लेरिसिस, तो प्लेरिसिस की वजह से उसको मिस प्रोनाउंस हो गया था एक बारी, और प्लेरिसिस बोलने की जगह ब्लू रोज बोल गया, तो इसी वजह से वो उसे ब्लू रोज बोलता था। पर बाकी ये उसे भी नहीं पता था, वो उसे ब्लू रोज बोलता था। और फाइनली हमने देखा पूरी कहानी के एंड में, फाइनल एक्ट में क्या होता है कि टॉम एक्सप्लेन, उसे जॉब से फायर कर दिया जाता है, उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। जैसे स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग में फादर जो है वो चले गए और एंड में क्या, टॉम चला गया। तो इस तरह से अमेरिकन स्टाइल ऑफ राइटिंग है, तो कंटेंट बेस्ड राइटिंग है, काफ़ी कुछ इसका डीप मतलब होगा। अब हम आगे अगली वाली स्लाइड में सब समझेंगे। तो ये समरी, अगेन समरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बार बारी मैं एक ही बात कहूँगा, उसके जो एनालिसिस है और जो क्रिटिकल एनालिसिस है, क्रिटिकल पॉइंट, वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ से सारी स्लाइड जो है वो इम्पोर्टेंट शुरू होने वाली। अब हम जो है इसका डिस्कोर्स करेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से एक एक पॉइंट समझेंगे। पहले देखो फर्स्ट थिंग क्या है, जब भी आप आंसर राइटिंग लिखोगे तो ये सारे पॉइंट्स आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा, पर हाँ थोड़ा बहुत ध्यान रखना कि जिस तरह का क्वेश्चन हो उस तरह पे वैसे ही पॉइंट आपको अटैच करना है। तो ये जो पूरी राइटिंग थी, आई थिंक समरी जो भी थी, बहुत ईजी समरी थी। अमेरिकन राइटिंग है तो समरी तो बहुत लूज होना और इजी होना है, लूज नहीं मतलब इजी होना जरूरी है, लूज नहीं कह सकते यहाँ पे। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रियलिटी एंड इल्यूजन, एक बात है, जब इस राइटिंग को आपने पढ़ा होगा तो टॉम इसमें एक सेंट्रल कैरेक्टर है। टॉम एक तो सेंट्रल कैरेक्टर है, और टॉम के मेमोरी के थ्रू हम इस पूरी राइटिंग को देख रहे हैं, इसीलिए कई बारी आपने सुना होगा कि इसे मेमोरी प्ले के नाम से भी जानते हैं। और ये पूरी इंग्लिश लिटरेचर में अकेला एक ऐसा प्ले है, अकेला प्ले नहीं कह सकते, स्टार्टिंग प्ले ऐसा है जो कि मेमोरी फॉर्म में लिखी गई थी, मेमोरी प्ले, जिसमें सेंट्रल कैरेक्टर के मेमोरी के थ्रू हम पूरे इसमें घूम रहे। तो मेमोरी प्ले में ये सबसे स्टार्टिंग प्ले थी, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द रियलिटी एंड इल्यूजन। दो चीज इसमें दिखाई गई, एक तो रियलिटी और एक इल्यूजन। इन दोनों के बीच में इसमें काफी कुछ क्या है, हमें कॉन्फ्लिक्शन दिखा रखा है, क्योंकि प्रेजेंट और पास्ट में ये कहानी बहुत मूव हो रही है। इसमें क्या, देखो जितने भी सीरीज ऑफ इवेंट्स है दैट आर अरेंज टू डिस्प्ले द प्ले राइट्स एंग्विश ऑफ द पास्ट पर्सनल एक्सपीरियंस थ्रू द मेमोरी ऑफ वन ऑफ द मेल कैरेक्टर। तो जैसे आपने देखा होगा, देखो जैसे जिम है, जिम ओ कॉर्नर, ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि प्रेजेंट में आता है पर इज एन पार्ट ऑफ द पास्ट, वो पास्ट का है। ये पास्ट का इंसिडेंट है और ये पास्ट का इंसिडेंट प्रेजेंट को डिफाइन कर रहा है, कि जैसे जिम उनके घर में आता है तो फाइनली लॉरा को पता चल जाता है ये तो मेरा वही है जिस पे मुझे क्रश था। तो देखो पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट किया गया है। उसके बाद जब हम देखते हैं कि फादर जो है वो फाइनली उसे छोड़ के चले जाते हैं, है ना, उनकी पूरी फैमिली को टॉम के फादर छोड़ के चले जाते हैं, पीछे रीजन नहीं दे रखा, पर वो पास्ट का इम्पैक्ट इतना ज्यादा प्रेजेंट पे आ रखा है कि ऐसे ही जो है लूज बाउंडिंग हो रखी है पूरे इसमें। जितने भी आपने देखा होगा फैमिली में, फादर एक मेल डोमिनेंस का होना बहुत जरूरी होता है। अब फादर छोड़ के गया, उसका इम्पैक्ट ऐसा है कि बाकी कैरेक्टर पे मूव कर रहा है। और एंड में आपने देखा होगा कि फाइनली टॉम ने भी उसी चीज को लीड किया दोबारा से। वो क्या है, टॉम का भी वैसे ही हमें देखने को मिला कि टॉम भी एंड में छोड़ के चला गया। तो जैसा कि स्टार्टिंग में था वैसे ही एंडिंग में, इनकैप्सुलेशन भी कहा जाता है इसे कई बार, स्टार्टिंग और एंडिंग को आपने एक जैसे मूव किया है। तो यही है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रियलिटी, रियलिटी अलग है और इल्यूजन अलग है। तो पीछे वाले जैसे कि उस सीन को प्रेजेंट से हर बारी कनेक्ट किया गया और हर बारी कॉन्ट्रास्ट रखा गया है। जैसे कि लॉरा है, लॉरा के जितने भी स्यूटर आते थे वो पहले बहुत सारे आया करते थे, जो पहले उसे बहुत ज़्यादा जिस तरह से देखा गया कि पहले उसके लिए बहुत सारे लड़के आया करते थे, और वो सब जो है, जो पहले इसके जितने स्यूटर वगैरह आए करते थे, यानी पहले कुछ उम्मीद थी अमेंडा को ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा था कि हाँ लॉरा के साथ किसी ना किसी को कनेक्ट होके इसके मैरिज पॉसिबल है। पर जैसे हम प्ले में आगे चल रहे थे, फिर बार बार कंपैरिजन किया जा रहा था कि ये भी पूछा जा रहा था कि लॉरा को कोई पसंद है कि नहीं पसंद। फिर लॉरा ने रिवील किया कि हाँ मुझे अपने कॉलेज टाइम, सॉरी अपने स्कूल डेज में कौन पसंद था, जिम। फिर बाद में वही पास्ट का फिगर जो एक कैरेक्टर जो है वो प्रेजेंट में आता है। इस तरह से पास्ट को प्रेजेंट के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, और इसी को रियलिटी एंड इल्यूजन का मिक्सचर कहा जा रहा है। और कॉन्ट्रैक्शन, जो वो कॉन्फ्लिक्शन और जो चल रहा है, इसको कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं, क्योंकि पास्ट और प्रेजेंट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है दोनों एवरेज हो रहे हैं, पास आते जा रहे हैं, और यहीं से पूरी कहानी का जो है प्लॉट डिजाइन हो रहा है। तो ये इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रियलिटी एंड द इल्यूजन। और उसके बाद देखो टॉम इज बोथ द नरेटर, साफ है कि टॉम नरेटर भी है एंड ऑल्सो द कैरेक्टर इन इट। और
खुद ही कहानी बता रहा है और उसके अंदर खुद ही वो कैरेक्टर है, इसी को कहते हैं मेमोरी प्ले, इसी को कहा जाता है, ठीक है, मेमोरी प्ले। तो उसने बोल रखा दैट आई एम द नरेटर ऑफ द प्ले एंड ऑल्सो अ कैरेक्टर इन इट, द अदर कैरेक्टर्स आर माई मदर, एमेंडा, माई सिस्टर एंड द जेंटलमैन कॉलर हु अपीयर्स इन द फाइनल सीन। तो स्टार्टिंग में ही बिल्कुल अच्छी तरह से बता रखा है कि मैं ही कैरेक्टर हूँ और ये मेरी मम्मी है एमेंडा, ये मेरी बहन है लॉरा और एक जेंटलमैन है जो कि फाइनल सीन में आएगा। तो इसी को मेमोरी प्ले कहते हैं। कैरेक्टर बाहर से भी है और वही कैरेक्टर फिर जाके मेमोरी के थ्रू जो कहानी बता रहा है उसमें भी वो खुद ही कैरेक्टर है। तो इसी के लिए कहा जाता है इट्स ऑल अबाउट द लूज है, थोड़ा बहुत लगती है कहानी कहीं ना कहीं, जैसे कि फादर का बैकग्राउंड बताया ही नहीं रखा, टॉम एंड में क्यों गया ये बताया ही नहीं रखा, इस तरह के हम लूज कहते हैं, इसे लूज एंड डिसकनेक्टेड सीन है। और एपिसोडिक है, एपिसोड वाइज है और कुछ लग रहा है कि स्टैटिक सीन भी दिखाए गए हैं, फिक्स सीन है। तो यानी काफ़ी लूज आप कह सकते हो राइटिंग को, उतना स्ट्रॉन्ग प्लॉट तो स्ट्रॉन्ग है पर वो प्लॉट उस तरह से डिजाइन नहीं है। देखो प्लॉट का मतलब क्या होता है, कहानी के पीछे जो रीजन होता है दैट इज कॉल्ड प्लॉट। रीजन है कि 1930s है, 1930s बैकग्राउंड में काम कर रही है, 1929 का इकोनॉमिक डिप्रेशन काम कर रहा है, ये तो हम मान सकते हैं कि हाँ पीछे बैकग्राउंड, एक बैकग्राउंड मूव कर रही है, पर फिर भी प्लॉट होने के बाद भी जस्टिफाई नहीं हो पा रहा कहीं पे कि फादर क्यों गए, टॉम क्यों गया, है ना। और वो ग्लास एज क्लियर सिंबल नहीं आ रहा, वो ग्लास मेनाजरी को बार बार ही क्यों जो है रख रही। तो काफ़ी कंफ्यूजन है इस राइटिंग में और काफ़ी जो है रीडर्स को दिक्कत आती है इसमें। तो वो ये कन्फ्लिक्ट, पहले तो कन्फ्लिक्ट ऑफ रियलिटी एंड इल्यूजन का लिखना है, पास्ट एंड प्रेजेंट किस तरह से कंबाइन है। फिर आपको ये भी देखना है जो सेंट्रल कैरेक्टर टॉम है वो ही उसके अंदर कैरेक्टर भी है, इसीलिए मेमोरी प्ले भी है। अब देखो इट्स अ मैटर ऑफ द समवन्स एनवायरनमेंट इज ऑल द सर्कमस्टांसेस एंड द इवेंट दैट इन्फ्लुएंसेस देयर लाइफ। जैसे कि विलियम इज दोस्त ऑफ द पीपल एक्सपीरियंस द मिजरेबल। विलियम ने देखो कौन सा कैरेक्टर उठाया, एक कॉमन मैन उठा रखा है। एक कॉमन मैन को उठाना एक अमेरिकन स्टाइल ऑफ राइटिंग का एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग कंसेप्ट था कि ऐसे नहीं दिखा रखा राजा रानी की कहानी उठाई गई है, बिल्कुल नहीं, एक रियल राइटिंग को उठाई गई है। इस तरह की राइटिंग को कई बार मेलोड्रामेटिक भी कहते हैं। मेलोड्रामा का मतलब सिंपल जैसे घर परिवार में जो लड़ाई होती है, और किस मेलोड्रामा का मतलब ये मत समझ जाना कि कोई मेलोडी बेस्ड राइटिंग है उसमें मजा आया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। घर परिवार में जो लड़ाई होती है, एक फैमिली दिखाई जाती है, फादर और जिस तरह से फादर और सन की लड़ाई, ठीक है, और ऐसी मदर एंड सन की लड़ाई, इस तरह के जो घरेलू जो ड्रामा होते हैं दैट इज कॉल्ड द मेलोड्रामा। तो मेलोड्रामा का सीन यहाँ पे देखा जा सकता है बहुत अच्छी तरह से। और अमेरिकन राइटिंग सच पूछो तो इसीलिए फेमस है बिकॉज ऑफ द मेलोड्रामा। बाकी जितनी भी राइटिंग है जैसे डेथ ऑफ सेल्समैन है आर्थर मिलर की, ऐसी जितनी भी राइटिंग आप उठा के देखोगे सब में आपको मेलोड्रामा का एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। ये जैसे इसमें फैमिली लाइफ दिखा रखी है and the play he wants about the people to refuse the illusion and something appear to exist a particular thing। ठीक है, तो हर एक लाइन में मैं आपको कुछ कुछ टर्म्स दे रहा हूँ और ये टर्म्स आपको लिखना है। जैसे कि पीछे वाले में देखा आपने कन्फ्लिक्शन था और कैसे पास्ट और प्रेजेंट का कनेक्शन था, और उसके बाद इस वाले में देखो मेलोड्रामा बताया मैंने कि मेलोड्रामेटिक राइटिंग है, ठीक है, ये सब कुछ। एंड दिस सगन तो यही बता रखा है, इट्स ऑल अबाउट दिस स्ट्रगल बिटवीन द रियलिटी एंड द इल्यूजन। और जो टॉम एज एन कैरेक्टर है तो इसको मेमोरी प्ले भी क्यों कहते हैं, क्योंकि टॉम खुद ही उसमें है। and reveal the historical, social status, economical status, psychological background 1930s का सामने बिल्कुल साफ साफ देखने को मिलता है। क्योंकि देखो खुद सोचो 1914 से लेके 1919 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर सितंबर 1 से लेके सितंबर 1 1939 से लेके 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इन दोनों वर्ल्ड वॉर के बीच में इकोनॉमिक डिप्रेशन, समझ सकते हो कैसी एज रहा होगा और किस तरह का कंसेप्ट होगा जो इसमें डिफाइन किया गया है, इकोनॉमिक डिप्रेशन और इन सारे कंसेप्ट को। तो ये है इसमें मेन। तो अब क्या क्या ध्यान रखना है, तो ध्यान क्या रखना है, ये कन्फ्लिक्शन और रियलिटी, ये कन्फ्लिक्शन है रियलिटी और इल्यूजन के बीच में। सेकेंड थिंग, मेमोरी प्ले का एक एक्सलेंट एग्जांपल है, और लिटरेचर में फर्स्ट टाइम जो मेमोरी प्ले का अगर किसी ने स्टार्टिंग की है तो वो इस प्ले ने की है, अमेरिकन स्टाइल ने। कैरेक्टर जो है वो खुद ही एक कैरेक्टर है अपने मेमोरी में, जैसे टॉम ने अपने आप को बताया। और थर्ड थिंग ये मेलोड्रामा है। मेलोड्रामा यहाँ पे देखने को साफ देखा जा सकता है बिल्कुल कि घर का सीन दिखा रखा है कि कैसे फैमिली में क्या होता है और क्या नहीं। बाकी 1930s के बैकग्राउंड पे ये पूरी डिजाइन है। अब आते हैं नेक्स्ट वाला, ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी इंपॉर्टेंट है देखो सबको मैंने यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरह से लिख रखा है। ये देखो ये टर्म एक्सप्रेशनिज्म।
1930s की दुनिया ऐसी दुनिया नहीं थी। अमेरिकन स्टाइल ऑफ राइटिंग में कई चीज़ों ने साथ साथ जन्म लेना शुरू कर दिया था, जैसे कि क्यूबिज्म आ चुकी थी। ठीक है, क्यूबिज्म कंसेप्ट था, पर ये इसमें नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ। क्यूबिज्म था, ऐसी सररियलिज्म ने पैर रख दिया था, ऐसी डडाइज्म ने पैर रख दिया था। ये कुछ ऐसे ऐसे फील्ड से आई थी राइटिंग। जैसे कि क्यूबिज्म का हल्का सा अगर मैं बताऊं, जैसे क्यूब होता है, हर राइटिंग के दो डायमेंशन होते हैं, पर 1930s की राइटिंग ऐसे आ गई थी कि जिसमें कि थर्ड डायमेंशन देखने को मिला लिटरेचर में, एक तीसरे तरह की दुनिया, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, क्यूबिज्म। तो ये सब क्या है, आर्ट की फील्ड से, पेंटिंग की फील्ड से निकल के सीधा लिटरेचर में आ गई। उन्हीं में से एक था हमारे पास एक्सप्रेशनिज्म। पहले एक्सप्रेशनिज्म का मतलब क्या है, और ये कोई भी क्वेश्चन आए उसके आंसर में आपको देखो इस प्ले के रिगार्डिंग 2-3 पॉइंट्स तो आपको लिख के आना, उसमें एक्सप्रेशनिज्म कभी मत भूलना, ठीक है, इसे लिखना जरूरी है। तो ये फाइनली रियलिज्म का कंसेप्ट है। तो अब देखो रियलिज्म सिंपल कैसे समझना है रियलिज्म को, वो रियलिज्म मत समझ जाना आप, रियलिटी वाला। एक्सप्रेशनिज्म रियलिज्म से थोड़ा सा अलग है। तो ये अगेंस्ट रियलिज्म के ही ये कंसेप्ट शुरू हुआ था, ठीक है। जो रियलिज्म जब से बोल रहा हूँ वो साइकोलॉजिकल रियलिज्म है, यानी एक ऐसा रियलिज्म जो कि माइंड में चल रहा हो, सेंट्रल कैरेक्टर के माइंड में, यानी साइकोलॉजिकल रियलिटी है। तो एक्सप्रेशनिज्म का मतलब पहले समझो। एक्सप्रेशनिज्म का एक्सलेंट एग्जांपल है, ये लिख के पक्का आना, एक्सप्रेशनिज्म बार बार ही मैं बोल रहा हूँ। ये साइकोलॉजिकल रियलिटी है, इनर साइकोलॉजिकल रियलिटी, यानी एक ह्यूमन जो है, मॉडर्न मैन ह्यूमन जो है 1900 के बाद, पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी, एक ह्यूमन किस तरह से सोचता है, यानी अपने दिमाग के थ्रू वो किस चीज़ को रियल समझता है, कैसी उसकी सोच है, कितना उसके अंदर माइंड के अंदर कन्फ्लिक्शन चलता है, वो एक्सप्रेशनिज्म की रियलिटी है। तो 20th सेंचुरी में अगर हम इस चीज़ को पढ़े तो रिएक्शन अगेंस्ट द रियलिज्म एंड एम टू शो द इनर साइकोलॉजिकल रियलिटी। तो ये ध्यान रखना, जर्मनी से ये शुरू हुआ था एक्सप्रेशनिज्म, और 1905 में एक्सप्रेशनिज्म शुरू हुआ। ये साइकोलॉजी का एक ब्रांच है। इसका मतलब होता है तुम्हारे हिसाब से रियलिटी क्या है, यानी हर एक इंडिविजुअल के हिसाब से रियलिटी अलग है, किसी के लिए वही चीज़ सही है, किसी के लिए वही चीज़ गलत है। तो रियलिटी का मतलब वो रियलिटी नहीं जो हम कहते हैं कि हाँ बाइबल को उठा के देख लिया या गीता को उठा के देख लिया और आपने बता दिया दिस इज द रियल थिंग, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक इंडिविजुअल का अपना खुद की एक सोच होती है, वो है साइकोलॉजिकल रियलिटी। तो वही साइकोलॉजिकल रियलिटी जो है वो एक्सप्रेशनिज्म है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पूरे राइटिंग में, क्योंकि इस पूरे राइटिंग में जो हमारा सेंट्रल कैरेक्टर है टॉम, उसका भी हमने साइकोलॉजिकल रियलिटी देखा। और स्टार्टिंग में कैसे सीन दिखा रखा था, देखो उसने सिंपल ये बताया कि उसके माइंड के थ्रू हमें ये पता चला था कि फादर एट स्टार्टिंग में ही उनकी पूरी फैमिली को छोड़ के चले गए और एंड में जो है वो टॉम छोड़ के चला गया। तो ऐसे ही है, साइकोलॉजिकल रियलिटी को ट्रैप करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसीलिए एक्सप्रेशनिज्म का कंसेप्ट यहाँ पे बिल्कुल सेट है। द फंक्शन ऑफ द म्यूजिक और इमोशनल टोन को लगाया जाता है, क्योंकि प्ले राइटिंग है, एक तरह से एक्सप्रेशन को सही तरह से दिखाने के लिए। देखो आपको इसमें साइकोलॉजिकल रियलिटी दिखानी है, और साइकोलॉजिकल रियलिटी दिखाने के लिए आपको म्यूजिक और उस समय का जो बैकग्राउंड सेटिंग है वो दिखाना पड़ेगा। कोई अगर अच्छा सोच रहा है तो म्यूजिक अच्छे वाला चलाओगे आप, कोई अगर बुरा सोच रहा है तो म्यूजिक जो है उस हिसाब से वैसे ही चलता है। तो साइकोलॉजिकल रियलिटी को प्रेजेंट करने के लिए म्यूजिक का एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो एक्सप्रेशनिज्म इसमें देखने को मिलता है, सेंट्रल कैरेक्टर के दिमाग में, टॉम के दिमाग में भी है कैसे उसकी सोच थी, और अमेंडा के दिमाग में भी है कैसे उसकी सोच थी, लॉरा के दिमाग में है कैसे उसकी सोच है, और फाइनली जिम ओकॉर्नर उसके भी दिमाग में, क्योंकि देखो उसने फाइनली लॉरा को किस किया, और लॉरा को किस करने के बाद फाइनली उसने बोला कि उसकी खुद की फियांसे है। तो दोबारा से साइकोलॉजिकल ट्रैप, तो यही है साइकोलॉजिकल रियलिटी, और इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशनिज्म। अब नेक्स्ट टॉपिक ये उससे इम्पोर्टेंट तो उससे ज़्यादा नहीं है खैर, पर फिर भी सही है, अमेरिकन ड्रीम। अमेरिकन ड्रीम की शुरुआत जब ही हो गई थी जब इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था। देखो जब इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया तो अमेरिका का, जैसे वॉल स्ट्रीट क्रैश भी कहते हैं, अमेरिका में काफ़ी हाई रेट पे जो है अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया था। अब लोगों को जो है ऐसे टाइम पे क्या मेन चीज़ जो आई थी वो अमेरिकन ड्रीम का मतलब क्या, अमेरिकन सपने को जीना है, यानी लगातार मेहनत करो, दोबारा से उठो, क्योंकि अमेरिका को लीड करना है, तुम्हें अपने नेशन को लीड करना है, इसके लिए तुम्हें फिर से मेहनत करना पड़ेगा। और ऐसे वीक टाइम पे जिस समय के ऐसे इकोनॉमिक डिप्रेशन को देखने को मिला है, अगर दोबारा से लाइफ को जीना तो अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, इसी को कहते हैं, है ना, अमेरिकन ड्रीम। एक अमेरिका का वो सपना जिसमें कि सबने देखा था कि वो सक्सेस को दोबारा से अपने उस तक पहुंच सकते हैं, वो दोबारा से उसी फेम को एंजॉय कर सकते हैं जिस फेम से आज वो हट चुके हैं,
क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिस तरह से देखा हमने वॉल स्ट्रीट क्रैश हुआ था। तो ग्लास मेनेजरी अमेरिकन ड्रीम का एक एक्सलेंट कंसेप्ट है, और अमेरिकन ड्रीम देखने को इसको मिला होगा आपको इसमें, जैसे कि जो सेंट्रल कैरेक्टर है टॉम, टॉम कैसे एक तरह से पहले वर्क हाउस में काम कर रहा था, उसके बाद देखा आपने लास्ट में उसकी एम्प्लॉयमेंट चली जाती है, तो वो जो उसके ऊपर जितना ज़्यादा जिम्मेवारी बढ़ती जा रही थी, इतना ज़्यादा हाई प्रेशर क्रिएट हो गया था टॉम के ऊपर। ये आज भी होता है, ठीक है, जैसे मान लो आपके साथ सब कुछ बुरा हो रहा है, सब कुछ बुरा हो रहा है फाइनली, तो आप क्या करते हो, उस चीज़ से एस्केप होने की कोशिश करते हो, तो इसी को कह देते हैं हम लिटरेचर के फील्ड में एस्केपिज्म। एस्केपिज्म का मतलब रियलिटी से बचने का तरीका, और साइकोलॉजिकल रियलिटी रियलिटी से भी टफ होती है। साइकोलॉजिकल रियलिटी का मतलब है अपने दिमाग को कंट्रोल करना, इतना जैसे कहते हैं ना दिमाग में भड़क हो जाना, मतलब कुछ समझ नहीं आना, एकदम से बहुत ज़्यादा दिमाग टेंस हो जाना। तो इसी टेंस को रिलीफ करने के लिए कुछ लोग जो है एस्केपिज्म में चले जाते हैं, और इसी का ये आपको पता हो गया अल्कोहलिज्म, ये सब कुछ लेना, ये सब इसी का ये एक इम्पैक्ट। तो अमेरिकन ड्रीम का मतलब ये है कि आपको उस स्ट्रेस से बाहर निकलना है, और उस स्ट्रेस से निकलने का मतलब अमेरिका को दोबारा से वही सपने को साकार करना है, और यही था अमेरिकन ड्रीम, यानी वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्ड, जिसका आप एक फेमस वो भी चला था, वर्क हार्ड पार्टी हार्ड, दबा के मेहनत करो। और इसीलिए आपने बाद में देखा होगा इंडस्ट्रियल एज जो है अमेरिका में एक तरह से इन सबको ऊपर लेके गई। जब आप बाकी के वर्क्स अगर आप देखते हो तो दोबारा से वहाँ के नौजवानों ने बहुत मेहनत की थी, और अमेरिका को फिर बाद में बाईपोलर में स्टैंड करवा दिया, यानी एक तरफ यूएसएसआर और एक तरफ अमेरिका। फिर फाइनली आपको पता होगा 1991 के बाद यही बाईपोलर यूनिपोलर में बदल गया, और आज सारे जो है वो यूएन के ही हैं, दैट्स अगेन अमेरिका। तो ये इसमें दिखाया गया। तो अमेरिकन ड्रीम यानी अमेरिका का वो सपना जो कि हर इंडिविजुअल और हर इसमें भी जो कैरेक्टर है वो यही जीना चाहता था। उसकी काफ़ी उम्मीद थी, अमेंडा की उम्मीद काफ़ी थी टॉम से, टॉम की भी खुद उम्मीद थी खुद से, और वहीं ना कहीं हम ये कहें लॉरा की भी उम्मीद थी। तो हर कोई उस सपने को जीना चाहता था, इस डिप्रेशन से निकलना चाहता था, और एक सही से यूटोपिक लाइफ नहीं कह सकते, एक मेहनत वाली लाइफ करके अमेरिका को लीड करना चाहते थे आगे। इसी को अमेरिकन ड्रीम कहा जाता है, जो कि इस मेलोड्रामेटिक राइटिंग में देखने को हमें साफ मिला। डीप डिजायर भी दिखाया गया ऑफ ए मैन, तो सेक्सिस्ट प्ले के नाम से भी इस राइटिंग को कई बार जानते हैं, इट्स ऑल अबाउट द सेक्स अर्ज। तो सिगमंड फ्रूड का कंसेप्ट भी यहाँ पे लगता है। सिगमंड फ्रूड का कंसेप्ट क्या है, साइको एनालिस्टिक कंसेप्ट, जिसमें कि बताया रखा है आगे आईडी, सुपर आईडी, ईगो, ठीक है, सुपर ईगो, ये कंसेप्ट पर इतना ज्यादा आपको डीप में नहीं जाना, बस इसमें याद रखना इट्स ऑल अबाउट द सेक्सिस्ट प्ले भी है। यहाँ पे अर्जेंसी दिखा रखी है कि किस तरह का स्ट्रॉन्ग अर्ज जो है रिलेटेड टू सेक्स ड्राइव जो होती है वो भी इंसान के अंदर होता है, जो हमें इसमें देखने को मिलता है किसके अंदर, लॉरा के अंदर। लॉरा और लॉरा का रिलेशन जो है फाइनली किसके साथ, जिम के साथ, वो एक तरह का सेक्स ड्राइव कंसेप्ट के ऊपर है ना, दोनों के अंदर उतने ही ज्यादा जो थी वो सेक्स अर्जेंसी थी। जिम को जबकि ये पता है उसकी फियांसे हैं, पर फिर भी दोनों जो है फियांसे ये सब पता है उसे, पर फिर भी जिम जो है वो लॉरा को किस करता है, बाद में ये बोलता है अरे नहीं नहीं मेरी तो फियांसे है। तो इस तरह का ये कंसेप्ट भी हमें इसमें साफ देखने को मिलता है, और सिंबॉलिज्म का भी इसमें जो हमें कंसेप्ट है देखने को मिला है। तो सेक्सिस्ट प्ले भी है, और जो पीछे मैं बता रहा हूँ उस तरह के ये सभी आंसर राइटिंग में आपको ये सब कुछ लिख के आना है। अगेन एक सही कंसेप्ट जो कि सभी के दिमाग के अंदर घूमता है व्हाई द प्ले इज टाइटल्ड एज ग्लास मेनाजरी। इस पूरे प्ले का टाइटल ग्लास मेनाजरी क्यों रखा गया है, व्हाट्स द सिंबल ऑफ द ग्लास हियर, और ग्लास का सिंबल यहाँ पे क्या है, तो अब इसको समझना और है हमें। तो सिंबल एज इन ग्लास, ग्लास किस चीज का सिंबल है यहाँ पे, तो पहले तो एक चीज समझना है हमें यहाँ पे कि फाइनली है क्या। देखो जो इस पूरी राइटिंग में एक ग्लास का एक अलग से इस तरह का एक कैबिनेट है, फाइनली उसके अंदर ग्लास मेनाजरी यानी एनिमल्स जो है वो कलेक्शन फॉर्म में ऐसे रख रखे हैं, उससे कई सारे एनिमल्स है उसमें, और ये आउटर वर्ल्ड से दूर है, यानी मैं इसे कह सकता हूँ एक तरह का स्ट्रेस रिलीफ फैक्टर की तरह ग्लास यूज किया गया है। जैसे कि आसपास की जो दुनिया है उसमें सब कुछ है ना, इतना ज़्यादा साइकोलॉजिकल टेंशन देख सकते हो आप, टेंशन जिसे कहते हैं, और साइकोलॉजिकल फ्रेम देख सकते हो आप, जिसमें कि इतना अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्शन चलता है माइंड में। पर ये जो है, ये जो ग्लास के अंदर जितने भी बाकी जो एनिमल्स थे वो सारे जो है इस आउटर वर्ल्ड की दुनिया से बिल्कुल अलग है। इसको वेलवेट में कवर कर रखा था, जैसे कि एंड वेलवेट कवर्ड शेल्फ के अंदर रखा गया था। बहुत ही टाइनी, छोटे छोटे डेलिकेट ग्लास एनिमल्स थे ये, और फिर भी देखो कितने अच्छी तरह से प्यार से ये सारे एनिमल्स को वहाँ रखा जाता था। तो जितने भी वो और जो बाकी जो लॉरा है उनको बहुत ध्यान से देखती थी, और उसको बाद में कैबिनेट को बंद कर दिया जाता था। यानी एक आउटर वर्ल्ड की दुनिया,
यानी एक यूटोपिक वर्ल्ड आप देख सकते हो। इसमें एक ऐसा जहान जो कि बहुत ही प्यार और खूबसूरती से अच्छे से बिल्कुल मिलजुल के जो एनिमल्स थे वो एक बिल्कुल अलग कंपार्टमेंट जोन के अंदर बंद थे। तो कंपैरिजन है दो वर्ल्ड की। एक तो ऐसा वर्ल्ड जो कि मॉडर्न वर्ल्ड है जिसमें कि हर जो सिंगल कैरेक्टर है वो इमेजिनेटिव वे के थ्रू मूव कर रहा है और इतना ज़्यादा साइकोलॉजिकल टेंस है वो, और इतना ज़्यादा जो प्रेशर है उसके दिमाग में कि इंटरनल कन्फ्लिक्शन हद से ज़्यादा है। उसके बाद इकोनॉमिक डिप्रेशन का टाइम, ऐसे में इतना ज़्यादा टेंस जो है कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसी के साथ एक पैरेलल वर्ल्ड को साथ साथ मेंटेन किया है टेनेसी विलियम्स ने, जिसमें कि उसने दिखा रखा है एक ग्लास, और ग्लास के अंदर जो एनिमल्स हैं और इतने अच्छे अच्छे एनिमल्स रखे हैं। देखो यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न अगेन एक ऐसा सिंबल है जो कि जानवर एक टाइम पे रहा करता था, ठीक है, जैसा माना जाता है, और बहुत ही एक अच्छा काफ़ी पॉजिटिविटी का सिंबल है, ऑप्टिमिस्टिक का सिंबल है। ऐसे से एनिमल्स की कलेक्शन, और बाद में कहीं ना कहीं इनमें से ज़्यादा अगर जैसे कि आउटर वर्ल्ड का भी हमने उसमें देखा था किस तरह से इंटरवीन हो गया, जब आउटर वर्ल्ड उस वर्ल्ड में इंटरवीन हो गया, तो जब उसने उठाया, किसने, जिम ने जैसे यूनिकॉर्न को उठाया और वो यूनिकॉर्न टूट जाता है। जब वो यूनिकॉर्न टूट जाता है इसका मतलब सिंबल ये है कि ह्यूमन का जिस तरह से इंटरफेरेंस उस वर्ल्ड को भी उन्होंने किस तरह से तोड़ दिया। तो यहाँ पे दिखा रखा है एक सिंपल हमारे दुनिया के साथ एक और ऐसी दुनिया पैरेलल में जो टेनेसी विलियम ने यहाँ पे सीन दिखाया गया है, और उसमें जो जानवर हैं वो कितने ज़्यादा अच्छी तरह से अंदर बिल्कुल बिल्कुल बाहर की दुनिया से, टेंस वर्ल्ड से बिल्कुल दूर थे। तो पैरेलल कंसेप्ट दिखाया गया, और साथ के साथ ये दिखाया गया कि दोनों दुनिया में कितना डिफरेंस है। एक वो दुनिया, इंसानों की दुनिया, जिसमें कितना ज़्यादा प्रेशर है, और एक वो दुनिया जहाँ पे कितने अच्छी तरह से वो इतने कांच के तो यानी डेलिकेट, इतने नाजुक होने के बाद भी वो इंसानों की दुनिया से दूर रह के भी कितने सही थे। माना कि लॉरा एक सेंट्रल कैरेक्टर है, वो आके उन्हें साफ करके दोबारा रख जाती है, पर फिर भी वो जो बैलेंसमेंट है, वो जो पीस है, और जो सेरेनिटी जो वो एंजॉय कर रहे थे, वो ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं देखा जा सकता। और देखो इसमें और क्या है और कैसे समझना है। देखो जो ग्लास, अगेन इस तरफ थे ग्लास का कैबिनेट फाइनली। अब देखो इसका मतलब क्या है, जो ग्लास के अंदर जो एनिमल्स थे वो कैरेक्टर खुद ही हैं एक तरह से, क्योंकि मेमोरी प्ले है तो कैरेक्टर खुद ही हैं उसके अंदर वो। तो जितने जो कैरेक्टर्स हैं वो खुद उसके अंदर मूव कर रहे हैं। और ये लाइफ, ये जो है पूरी जो प्ले है दो फॉर्म में मूव कर रही है। एक उनकी पहली लाइफ जब फादर ने लीव नहीं किया था, पोस्ट कार्ड नहीं छोड़ के गए थे, एक उससे पहले की लाइफ, जो उससे पहले की लाइफ है वो अगेन एक ग्लास की तरह थी, जिसके अंदर सारे कैरेक्टर सही तरह से फिक्स थे, बिल्कुल सेफ थे। और सेफ कैसे थे, जैसे अमेंडा वो सेफ थी क्योंकि उसके हस्बैंड साथ थे, और बच्चे भी सेफ थे, टॉम भी सेफ था, लॉरा भी सेफ थी। लॉरा की लाइफ में सही उसे एक क्रश मिला था उसका जो कि जिम था, सब कुछ सेफ था। पर जैसे ही देखा हमने उस ग्लास मेनाजरी में से जैसे एक एनिमल को निकाला, यूनिकॉर्न को, यूनिकॉर्न टूट गया, तो अगेन सिंबल यानी फादर एज एन कैरेक्टर, फादर किस तरह से एकदम से छोड़ के इस पूरे को गए, तो वो यूनिकॉर्न अगेन फादर को सिंबलाइज कर सकता है इस कहानी में। और जिस तरह से फादर ने पूरे उसको छोड़ के गए, उसके बाद जो हमने देखा कि वो जो अंदर जो एक पीसफुल इन्वायरमेंट था उन सभी एनिमल का, वो भी थ्रैश होने लग गया, इधर से उधर सब डिस्प्लेस हो गए, जैसे कि कैरेक्टर डिस्प्लेस होने लगे। और एंड में एक और उनमें से ग्लास का कैरेक्टर जो एज एन एनिमल वो मूव कर गया, वो क्या था, टॉम। तो कैरेक्टर भी जो है वो ग्लास के एक तरह से एनिमल्स हैं, और वो पूरा क्या है, ग्लास मेनाजरी। ग्लास मेनाजरी का मतलब वो पूरे जो ग्लास के कलेक्शन से, वो कैरेक्टर के कलेक्शन से विद इन स्टोरी। आप इतना भी लिख के आओगे ये बहुत ही सही है, मतलब इतना लिख दिया ना, तो इसी में आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि एक्सलेंट कंपैरिजन आपने क्या किया है यहाँ पे। एक तो फाइनली ग्लास के अंदर के जो एनिमल्स थे उसको सेंट्रल कैरेक्टर से, और कैरेक्टर के आसपास की दुनिया उससे कंपेयर किया है। यूनिकॉर्न अगेन कहीं ना कहीं फादर को सिंबलाइज करते हैं, और एक आउटर वर्ल्ड और दिस वर्ल्ड, और जो जिस तरह सा हाइपर टेंस वर्ल्ड आसपास है मॉडर्न वर्ल्ड के आसपास, और उसी तरह का आपने इसको पूरे कैबिनेट को हमने किस तरह से अलग दिखाया उससे। तो यही सब लिख के आना है, दिस इज द सिंबल ऑफ द ग्लास, यही ग्लास का सिंबल है। और अगर इसमें देखना है, जैसे कि हमें जो मदर दिखाई गई है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रिजाइल है, बहुत ही कमज़ोर है, तो फीमेल कैरेक्टर को कहीं ना कहीं इस पूरे राइटिंग में बहुत ही फ्रिजाइल और वीक दिखा रखा है। और वही हमें कैरेक्टर में देखने को भी मिलता है, जैसे कि ग्लास एज एन सिंबल यूज़ कर रखा है एनिमल को। वो एनिमल प्लास्टिक के भी हो सकते थे, वो एनिमल लोहे के भी हो सकते थे, है ना, होने का तो एनिमल किसी के भी हो सकते थे, पर उस एनिमल को कैसे दिखाया गया, एज एन ग्लास। इसलिए टाइटल में भी देखा होगा आपने, ग्लास मेनाजरी।
तो ग्लास है तो ग्लास के जो है उनको बिल्कुल सेफ रखना पड़ेगा, ध्यान से रखना पड़ेगा। इसके लिए उनकी फैमिली में कोई ऊपर सपोर्ट होना चाहिए, पर कैरेक्टर में कहीं कैरेक्टर बिल्कुल ग्लास की तरह ही दिख रहे हैं। हर कैरेक्टर ग्लास की तरह एक तरह से ट्रांसपेरेंट है, साफ देखने में समझ आ रहा है, और कैरेक्टर कितने वीक है वो देखने को मिलता है। फीमेल अगर मैं कहाँ कहना चाहूँ यहाँ पे, तो फीमेल एज ग्लास अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किया गया। लॉरा एक वीक कैरेक्टर दिखाई गई है क्योंकि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाया गया, और जो मदर है यानी अमेंडा, उसको भी वो छोड़ के चले जाते हैं। टॉम भी उसकी बात नहीं सुनता, तो एंड में मदर को भी एक फीबल पॉइंट पे खड़े हुए दिखाया गया। तो इससे ज़्यादा अच्छा और क्या हो सकता है कि ग्लास विलियम जो टेनिस से विलियम ने किस तरह से ग्लास को सिंबलाइज किया है एज इन फॉर्म ऑफ फीमेल। तो मॉडर्न कंसेप्ट में फीमेल को जिस तरह से वीक एंड फ्रिजाइल दिखाया गया, उसके लिए ग्लास का यूज़ किया गया है यहाँ पे। तो एट द एंड समझ आ गया होगा आपको, जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप कितने पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आउटरो और इंटरनल वर्ल्ड के कन्फ्लिक्शन के, सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी के विद इन कैरेक्टर जो मूव कर रहे हैं, थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आप फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से यानी किस तरह से जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, पेट्रियार्कल डोमिनेंस और मेट्रिलिनियल कंसेप्ट यानी पेट्रियार्कल सोसाइटी एक तरह की पेट्रियार्कल है, यानी मेल का डोमिनेंस होना बहुत ज़्यादा, वैसे इसमें राइटिंग में दिखा रखा है, जरूरी होना चाहिए। मेल एक ब्रेड अर्नर होता है एक फैमिली का, कमा के वो ही लेके आएगा, पर ऐसा नहीं कह रहा कि मैं मेल ही कमा के लेके आएगा ना। टेनिसी विलियम का ये कहना है कि मेल ही लेके आएगा कमा के, पर फिर भी एक जो कहानी में जिस तरह का मेल होता है तो वो थोड़ा सा एक उसका एक प्रेशर होता है, एक तरह का वो होल्डर की तरह काम करता है। तो उसी तरह से फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से राइटिंग को भी लिखा गया, और ग्लास एज एन सिंबल दिखाया गया फीमेल कैरेक्टर को, और ग्लास की ट्रांसपेरेंसी दिखाती है कैरेक्टर कितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट यूज़ किया है टेनेसी विलियम ने। अब आगे अगले क्वेश्चन पे यूनिकॉर्न। तो अब फाइनली यूनिकॉर्न एज एन सिंबल आ गया, जो इसमें लिखा हुआ है आप देख सकते हो, पर इतना ज़्यादा दिल पे मत लेना इसे, क्योंकि इसके साथ साथ जो मैं समझाऊंगा वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यूनिकॉर्न किस किस चीज़ का सिंबल है, क्योंकि एक टीम है जो कि इसे डिज़ाइन देती है। हाँ, मेरा हाथ भी होता है उसमें, पर फिर भी हम एक तरह से पूरी तरह से इस ये जो पूरा जो कंटेंट है इसको तैयार करते हैं, पर फिर भी उसके साथ साथ मेरे को जो और पॉइंट्स ऐड करवाने हैं वो भी साथ साथ आप ऐड करना। तो यूनिकॉर्न किस किस चीज़ का सिंबल है, देखो यूनिकॉर्न किसका सिंबल है, फर्स्ट इन डिवाइन लव है ना, एक पवित्र प्यार, तो एक डिवाइन लव का सिंबल है, और लव के ऊपर तो मूव कर ही रहा है, कहीं ना कहीं सेंट्रल जो कैरेक्टर है हमारे पास और लव के उसके ऊपर मूव कर रहे हैं। तो डिवाइन लव का है, ब्यूटी का है, जेंटलनेस का सिंबल है, एंड प्योरिटी का सिंबल है, ठीक है। इन सब चीज़ का सिंबल है। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, डिवाइन लव तो लव का सिंबल, प्योरिटी का सिंबल, जेंटलनेस का सिंबल है, और ब्यूटी यानी खूबसूरती का सिंबल। ये सभी सिंबल वैसे यूनिकॉर्न है, अगर आप इसको सर्च करोगे तो यूनिकॉर्न इन्हीं सब चीज़ का सिंबल है। तो यूनिकॉर्न इन सब चीज़ का सिंबल है। और अगर हम इस प्ले के थ्रू जाए तो यहाँ पे जो सिंबल है, जैसे कि अमेंडा एज एन यूनिकॉर्न दिखा रखी है, क्योंकि ब्रोकन जो यूनिकॉर्न है वो अमेंडा है। जब वो शीशा जो टूट गया, जरूरी नहीं, देखो जिस तरह का क्वेश्चन आएगा आपको उस तरह का यूनिकॉर्न यहाँ पे डिज़ाइन होगा। अगर वो कहें यूनिकॉर्न एज एन सिंबल, तो क्या अगर इस कहानी में देखा जाए तो आप खुद देख लो, प्योरिटी एंड लव का सिंबल जहाँ जहाँ मूव कर रहा है वही आपका यूनिकॉर्न है। और यूनिकॉर्न का टूटना ये सिंबल है कि जो प्योरिटी और लव जो है उसका टूटना है। जैसे कि जब हमने देखा था, जैसे कहानी में जिम है एक तरफ, और जिम के साथ उस तरफ कौन है, लॉरा। तो जिम जब लॉरा को किस करता है फाइनली, और जब ये देखा जाता है कि दोनों बिल्कुल क्लोज आगे, बाहर अमेंडा खुश हो रही है कि ठीक है लॉरा को उसका जो जिसके ऊपर जो लॉरा बचपन से जो उसका क्रश था वो मिल गया जिम। पर जैसे ही ये पता चलता है कि जिम के लाइफ में पहले से उसके फियांसे हैं, एकदम से यूनिकॉर्न टूट जाता है। तो यहाँ यूनिकॉर्न का एक एप्ट व्यू अगर बताऊँ, बिल्कुल क्लियर व्यू मैं अगर बताना चाहूँ, तो यहाँ पे यूनिकॉर्न एक प्योर लव को दिखाता है। और जैसे ही वो प्योरिटी लव जब पता चलती है कि वो जो लव है वो रियल लव नहीं है, तो वो अपने आप यूनिकॉर्न जो ऊपर से गिरता है और वो टूट जाता है। तो अगेन जो लव है, जो प्योरिटी है, और फाइनली जो ग्रेस है, वो टूटता हुआ दिखता है हमें इस कहानी में। इस स्लाइड में क्या है ये इतना मैटर नहीं करता, जो मैं बोल रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है ठीक है। तो जो मैंने बोला है उस पर ध्यान रखना, क्योंकि जो कहानी में जैसे मूव होते तो देखा होगा आपने, जब उसी टाइम पे
जिम के हाथों वो यूनिकॉर्न टूट जाता है और वो जो लव और प्योरिटी का जो सिंबल है वही एनिमल फिगरिन अंदर से निकलता है और उसी को वो उठाता है जो कि लव एंड सिंबल का होता है। वो टूटना कहीं ना कहीं सिंबलाइज करता है इसको कि लव जो है उन दोनों के बीच में नहीं है, यानी जो प्योर लव है उसकी कोई वैल्यू रही नहीं इस मॉडर्न वर्ल्ड में। तो ये एक तरह का सिंबल है। बाकी इसमें जो इस वाली स्लाइड में आप देख लो कैसे सिंबोलिज्म दिखा रखा है, ये मैंने वैसे भी समझा रखा है, पीछे वाले कई स्लाइड में बता रखा है, वही वाली बातें हैं। एक बार रोक के देख लेना किस तरह से मॉडर्न राइटिंग है 1944 में पब्लिश हुई है, थोड़ी थोड़ी बहुत डिटेल है, ये मैं बता चुका हूँ। द थीम ऑफ सफर इन द ग्लास मेनाजरी। तो जो थीम ऑफ सफर इन द ग्लास मेनाजरी के किस तरह से हर कैरेक्टर जो है वो सफर कर रहा है ना, वो वाला सफर नहीं, ये हिंदी वाला सफर नहीं। अगर वो हिंदी वाला सफर कर रहा तो अंग्रेजी वाला सफर है, तो अंग्रेजी वाला सफर बड़ा ही ज्यादा दर्दनाक होता है। तो हर सेंट्रल कैरेक्टर भी सफर कर रहा है। टॉम स्टार्टिंग में देखा होगा और एंड में देखा होगा आपने उस पूरी कहानी में, जिम्मेवारी है उसके बाद साथ ही साथ जॉब चली जाती है। तो भाई 1929 की डिप्रेशन पे लिखा है तो पूरी राइटिंग ही सफर है। और अमेंडा सफ़र कर रही है क्योंकि हस्बैंड चला गया, और लॉरा सफ़र कर रही है प्यार नहीं मिला, यूनिकॉर्न टूट गया, सच्चा प्यार मिल ही नहीं पाया। और जिम जो है वो भी सफ़र कर रहा है। वो सफ़र कौन सा कर रहा है दैट्स नॉर्मली उस कहानी में उसके बारे में इतनी डिटेल तो नहीं है, पर हाँ उसने वो केस करके थोड़ी बहुत उसे अंदर से फील हुआ होगा, इसलिए उसने एकदम से बोल दिया कि नहीं मेरी फियांसे है, जबकि वो आगे मूव कर सकता था। तो यही है इसमें सफ़र की आइडियोलॉजी। बाकी इसको आप स्लाइड को रोक के देख लेना जो इसमें लिखा हुआ है, ऐसे ही कुछ कुछ इसमें लिख रखा है। बाकी मैंने इसे पूरे अच्छी तरह से कवर तो कर दिया है। अब आगे मूव करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्फंक्शनल फैमिली इन द ग्लास मेनाजरी। अब यहाँ पे देखते हैं इस चीज। तो डाइफंक्शनल का कंसेप्ट है, ये कुछ अच्छा लगा है ना, ये सही है कि डिस्फंक्शनल, ठीक है, सही। डिसफंक्शनल भी कह सकते हो, यानी जो चीज़ इसमें चल रही है, यानी जो डिफरेंट फैंटेसी थी उनके दिमाग में वो पूरी नहीं हो पाई, इसी को डिसफंक्शनल भी कहते हैं। तो चाहे से आप प्रोनाउंस करो डिसफंक्शनल या डिसफंक्शनल। फैमिली के हर एक कैरेक्टर की एक खुद की फैंटेसी थी, है ना, बिल्कुल कई सारी फैंटेसी घूम रही है इस कहानी में। जैसे विलियम ने कई अल्यूड करा है, कई जगहों को दिखा रखा है, और कई कैरेक्टर्स जो है उसमें उनमें डिल्यूजन का कंसेप्ट को दिखा रखा है। हर किसी का अपना एक फैंटेसी था, पर वो फैंटेसी एंड में पूरा नहीं हो पाया। जैसे कि टॉम एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहता था पर उसकी जॉब ही चलेगी एंड में। लॉरा को टाइपिंग क्लास में एनरोल करवाया था, एंड में उसे वो भी निकल गई है ना, उसे जॉब वॉब वगैरह वगैरह उसे सब कुछ उसका छूट गया। इसके बाद क्या है, टॉम के जो है ऑन द अदर हैंड वांट्स थ्रिल एंड द एडवेंचर अवे फ्रॉम द होम लाइफ एंड ही ट्राइज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। वो पोइट्री लिखना चाहता था टॉम, है ना, सब जो टेंशन है उन दुनिया से दूर होके कुछ रिलीफ चाहता था, पर ऐसा देखने को बिल्कुल नहीं मिला। लॉरा ये चाहती थी कि कहीं ना कहीं वो ह्यूमन कांटेक्ट को अवॉइड करे और उसका एक लव जो है वो एक तरह से सक्सेसफुल हो सके, जो एंड में नहीं होता। टेनेसी ने जितने भी प्रेजेंट किए हैं सभी को थीम ऑफ डिल्यूजन पे रखा गया ना, एक ऐसे भविष्य को देख के वो चल रहे थे जो कभी पूरा हुआ ही नहीं उनका, ना वो हो सकता था। तो यहाँ पे फैंटेसी, जो भी फैंटेसी उन्होंने देखी थी वो कहीं ना कहीं सारे जो हैं वो अनसक्सेसफुल रही, सारी फैंटेसी। उसके बाद साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है राइटिंग में, जो ग्लास मेनाजरी है वो इमेंस साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंट रखती है, क्योंकि कैरेक्टर जो है वो माइंड के थ्रू मूव कर रहे हैं। और मैंने ये पहले भी बता चुका हूँ कि मैं जो सेंट्रल कैरेक्टर है वही कहानी के अंदर है, इस तरह से कहानी मूव हो रही है इसे। और साइकोलॉजी ने इस समय पैर रख दिया था, आपको पता होगा 1870 से ही साइकोलॉजी जो है वो राइटिंग में आनी शुरू हो गई थी, और 1930s के राइटिंग में तो साइकोलॉजिकल एसेंस होना बनता है। तो वो इसमें देखने को मिला किस तरह से मिजरेबल लाइफ है, कैरेक्टर अपने दिमाग में उतने टेंशन को संभाल नहीं पा रहा, और जब भी कोई इतने हाई टेंशन को संभाल नहीं पाता है तो एक ही काम होता है, वो ड्रीम की दुनिया में चला जाता है। तो ड्रीम एंड मेमोरी क्रिएशन सेंट्रल कैरेक्टर ही स्टार्टिंग में मेमोरी प्ले है, क्योंकि तो अगर ये मेमोरी प्ले है तो इसका सिंपल मतलब ये है कि जो कैरेक्टर है वो सपनों की दुनिया वैसे चाह रहा है या मेमोरी के थ्रू बता रहा है, तो यानी बहुत ज़्यादा इमेंस प्रेशर होगा, और एक तरह से मॉडर्न पीस ऑफ राइटिंग है। और सरियल कंसेप्ट को देखा गया है। सरियल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है, देखो दो चीज होता है, कॉन्शियस माइंड होता है, एक अनकॉन्शियस माइंड होता है, बीच में सेंसर लगा होता है, थोड़ा सा साइकोलॉजी का कंसेप्ट है। सरियल का मतलब क्या होता है, जो आपके दिमाग के अनकॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस माइंड का मतलब हमारी चेतना, जो तुम्हें दिख रहा है, जो तुम देख रहे हो समझ रहे हो, वो कॉन्शियस माइंड है। जैसे अभी तुम मेरी क्लास को देख रहे हो, फिर तुम फाइनली सब्सक्राइब करोगे, ये सब कॉन्शियस माइंड है, ठीक है। तो ये कॉन्शियस है, और इस कॉन्शियस को बनाए रखना। तो फटाफट जो नीचे है अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर देना भाई, बिल्कुल ठीक है। तो ये कॉन्शियस माइंड है,
और अनकॉन्शियस माइंड क्या है, जैसे कि तुम सोए हो, तुम्हें सपने में इस चैनल के बारे में कुछ कुछ पता चल रहा है, या अनकॉन्शियस माइंड है। और सेंसर इसके बीच में होता है। तो यार चलो मजाक से हट के बात करते हैं। ओ तेरी वो, चलो स्लाइड आगे मूव कर गया। चलो मैं ये समझा देता हूँ, ठीक ठीक है। तो ये कॉन्शियस माइंड है, ठीक है, और ये अनकॉन्शियस माइंड है, बीच में क्या है, सेंसर है। तो कॉन्शियस माइंड का मतलब क्या है, हम फाइनली जो चीज़ हम देखते हैं दैट इज द कॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड क्या है, जो हम इसके पीछे है ना, हमारे दिमाग के अंदर जो होता है, जो हम करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। और इसी चीज को जब हम प्रेजेंट करते हैं किसी के आगे, दैट इज कॉल्ड सरियल। तो वो ही सरियल है। सरियलिज्म का मतलब होता है अनकॉन्शियस माइंड में। जैसे मान लो मैंने आपको कहा कि आंख बंद करो और बनाओ कोई भी चीज जो आपके दिमाग में चल रहा है। तो जब आंख बंद करोगे, आप ध्यान लगाओगे, फिर ध्यान लगाने के बाद आंख बंद है, तो यानी कॉन्शियस माइंड, तो आप दिख नहीं रहा कुछ, तो जो चीज बना रहे हो वो आप ऐसा चाहते हो वैसा, ठीक है, वही चीज आप डिजाइन कर रहे हो। तो इसी को कहा जाता है क्या, अनकॉन्शियस। तो यही होता है अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड का मतलब आपके जो अंदर दिमाग में जो है, जो आप सोचते हो जैसा करोगे, उसे अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो सरियल राइटिंग है ही। हर कैरेक्टर के दिमाग में खुद का एक कहीं ना कहीं ये है कि फ्यूचर में ऐसा करना है, फ्यूचर में ऐसा नहीं करना, कि मैं उनकी इच्छा है, वो जो उनके अंदर का कंसेप्ट है, डीप कंसेप्ट जो उनके अंदर है, दैट इज कॉल्ड दिस सरियल। उसी को सरियल कहेंगे। और उसको माना के क्वेश्चन जो इस पूरे जो हमने देखा कि मेन क्वेश्चन जो मूव कर रहा है इज अबाउट द इल्यूजन। और इल्यूजन है, और उसके बाद जो उन्होंने सोचा था वैसा हुआ नहीं। और इस वजह से हम इसमें सिंपल क्या कह सकते हैं कि अनकॉन्शियस माइंड का फ्रेम जो है वो ज़्यादा देखने को मिला। यही जो अनकॉन्शियस माइंड है, इसी को सरियल कहा जाता है। यानी सरियल का सिंपल सा मतलब ये है यार, जो तुम चाहते हो रियल लाइफ में करने के लिए, ठीक है, जो तुम्हारे अंदर की इच्छा है, तो वो सरियल है। तो वही सरियल आइडियाज हमें इसमें देखने को मिला। हर कैरेक्टर कहीं ना कहीं सरियल एटीट्यूड लेके घूम रही है या घूम रहा है, ठीक है। इसी आइडिया को सरियलिज्म कहते हैं, और इसी को साइकोलॉजी अनकॉन्शियस माइंड के थ्रू बताती है। तो एक सरियलिज्म राइटिंग है, मॉडर्न राइटिंग तो है ही, मेलोड्रामेटिक राइटिंग है ही, मेमोरी प्ले है ही, और साथ साथ मैंने जो जो इसके बारे में बताया था वो सब कुछ है। तो इस तरह से फाइनली ये ख़त्म होती है वीडियो। और तो फाइनली रिक्वेस्ट किया था किसी लड़के ने नीचे, तो अब आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। जो आपको लग रहा है कि टफ है, जो समझ से बाहर है, तो उन सबको यार प्लीज़ नीचे रिक्वेस्ट में डालो, और इसको शेयर ज़रूर करो, ताकि एक तरह से ये वीडियो जो है ऊपर क्रीम लेयर पे आ सके। और बाकी तो साथ ही साथ मैं बताता रहूँगा, ठीक है। और बाकी तुम सबका प्यार यूँ ही मिलता रहे। ओके यार, थैंक यू, सभी को थैंक्स।